पूरे विश्व को बदलने की ताकत होती है। नमस्कार। क्षितिज से परे के तीसरे दिन के इस उत्सव में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे बीच इस उत्सव में उपस्थित हैं मुख्य सचिव अंडमान निकोबार प्रशासन डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार जी। सर, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सर लगातार इस उत्सव में हमारे बीच बने रहे हैं, जो ना सिर्फ हमारे मुख्य भूमि और स्थानीय कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है, बल्कि यहाँ के सभी दर्शकों और हम सब के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद सर। Good evening, ladies and gentlemen. It is indeed a pleasure to welcome you all to the 6th session of the day titled Mini India, Weaving Stories of Unity in Diversity. As we gather here, we celebrate the spirit of India, a land where languages, traditions and cultures blend seamlessly, creating a rich tapestry of unity in diversity. It is our privilege to have with us Dr. Rashida Iqbal as the chair for this session. Madam, you are invited, please. पेशावरी पिता और मलयाली माँ से जन्मी डॉक्टर रशीदा इकबाल विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के समृद्ध मिश्रण का प्रतीक है। अंडमान द्वीप समूह के इतिहास, विरासत और कला एवं संस्कृति में अटूट जुनून और गहन विशेषज्ञता के साथ उन्होंने इस क्षेत्र को आकार देने में लगभग 3 दशक बिताए हैं। प्रतिष्ठित सेलुलर जेल के साथ उनका उल्लेखनीय जुड़ाव और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने में उनकी समर्पित भागीदारी द्वीपों के ऐतिहासिक महत्व को संरक्षित करने और प्रदर्शित करने में सहायक रही है। डॉक्टर रशीदा इकबाल के उल्लेखनीय योगदान ने अंडमान में स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों पर प्रकाश डाला है। अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा प्रकाशित उनकी एक मौलिक पुस्तक अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन अंडमान हुज हु उनके अमूल्य योगदान का प्रमाण है। उनकी शैक्षणिक गतिविधियों से परे डॉक्टर इकबाल एक सुलझी एंकर, कवियत्री, नाटककार और रेडियो और टीवी की कलाकार है। मैडम, आपका हार्दिक अभिनंदन। श्री C.H. हेमंत राव। डॉक्टर श्री H. हेमंत राव ने ब्रावो इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपने लिए एक अनूठी जगह बनाई है। उनकी अद्वितीय भाषाई प्रतिभा ने उन्हें सर्वोच्च बहुभाषी विद्वान का खिताब दिलाया है। उन्हें 17 से अधिक भारतीय भाषाओं और 2 विदेशी भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त है। श्री आर गोपालन। श्री आर गोपालन पेशे से शिक्षक हैं। उन्हें साहित्य का शौक है और तमिल भाषा में कविताएं लिखना उन्हें बहुत पसंद है। वे अखिल भारतीय लेखकों की बैठक में अपनी कविताएं प्रस्तुत कर चुके हैं। उनकी रचनाएं विदेशी अखबारों में भी प्रकाशित हुई हैं। डॉक्टर मंजू राव। I'm extremely sorry, डॉक्टर मंजू नायर। डॉक्टर मंजू नायर अंडमान में जन्मी एक प्रतिष्ठित लेखिका और कवित्री हैं जो मलयाली मूल की हैं। उनके लेखन का प्रमुख विषय अंडमान द्वीप समूह की संस्कृति, इतिहास और समाज है। अब तक उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें उनकी नवीनतम कृति एथेनल अंडमान को हिंदी में द्वीप संजीवनी के रूप में अनुवादित किया गया है। उनकी रचनाएं देशभक्ति, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक एकता और मानवीय मूल्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती हैं। डॉक्टर स्वपन कुमार विश्वास। डॉक्टर स्वपन कुमार विश्वास राजनीति विज्ञान में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वे JNRM और MGG कॉलेज में 30 वर्षों से अध्यापन कर रहे हैं। उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर 7 पुस्तकें लिखी हैं।
उन्होंने 6 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया है, जिनमें से 2 विदेश में हैं, जर्मनी और मलेशिया। उन्होंने प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में 40 एकेडमिक लेख प्रकाशित किए हैं और पुस्तकों का संपादन किया है। श्रीमती कल्याणी हालदार। श्रीमती कल्याणी हालदार समकालीन बंगाली साहित्य की एक प्रतिष्ठित कवयित्री हैं, जिनकी रचनाएं गहरे भाव, सामाजिक चेतना और मानवीय संवेदनाओं का सशक्त चित्रण करती हैं। उनकी कविताएं न केवल साहित्यिक उत्कृष्टता का प्रमाण हैं, बल्कि वे समाज और जीवन के विविध रंगों को भी उजागर करती हैं। श्री बासु कुमार। श्री बासु कुमार पेशे से शिक्षक हैं, फाइन आर्ट्स के टीचर हैं, साथ ही बहुत अच्छे कलाकार हैं, हमारे द्वीपों के रंगमंच के कलाकार हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, अच्छे लेखक हैं, जिनकी रचनाएं द्वीपों में बहुत ही प्रचलित हैं। डॉक्टर राम कृपाल तिवारी। डॉक्टर राम कृपाल तिवारी जी द्वीपों के जाने माने लेखक हैं। उनकी रचनाएं बच्चों में ही नहीं बल्कि हर वर्ग के लोगों में काफी प्रचलित हैं। Ladies and gentlemen, each of our speakers will take us through their readings and reflections on the theme, after which we will open the floor for an engaging discussion. Dr. Rashida Iqbal, ये मंच आपका है। हम एक और हमारे द्वीपों के जाने माने पोएट एवं थिएटर आर्टिस्ट श्री विश्वेंद्र से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे भी मंच पर पधारें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। ऑल इंडिया रेडियो के बहुत जाने माने नाम, एक बेहतरीन न्यूज़ रीडर जिनको हमने सुना, इनकी न्यूज़ ने हम सबको उसको सुनने के लिए प्रोत्साहित हमेशा किया है। आपका इस अवगाहन में स्वागत है सर। डॉक्टर रशीदा इकबाल जी, अब ये मंच हम आपको सौंपते हैं। धन्यवाद गीता एंड लता। सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगी कि अक्सर होता है कि हम कवियों, शायरों, साहित्यकारों को सुनने के लिए कोई नहीं होता, कोई बड़ा नाम नहीं होता, और लेकिन ये हमारा बड़प्पन है, हमारा मतलब हमारे लिए खुशकिस्मती है, हमारा सौभाग्य है कि हमको सुनने के लिए, हम मामूली से लोगों को, हम शायरों को, अंडमान के लोकल शायरों को सुनने के लिए हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ मौजूद है। मैं चाहूँगी कि ऐसे चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए ज़रूर तालियाँ बजनी चाहिए, जो हम जैसे लोगों का उत्साह वर्धन करते हैं और आपसे पहले यहाँ आते हैं, हम सब के आने से पहले आते हैं। थैंक यू सर। मंच पर जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उन सब का, वो सब अपने अपने क्षेत्र में कविता और प्रोज को, पोएट्री एंड प्रोज के क्षेत्र में, साहित्य में, अंडमान के साहित्य में बहुत बड़ा नाम है। उन सब का यहाँ पर स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और उसके बाद मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जो आज का थीम है, मिनी इंडिया, वीविंग द स्टोरीज ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लघु भारत, एकता में विविधता की साहित्यिक अभिव्यक्ति, इसके लिए बस यहाँ से शुरू करती हूँ कि जो हमारी आज़ादी है, हमारी आज़ादी उपलब्धि है उन हजारों सेनानियों के अविस्मरणीय बलिदान की, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर आने वाली पीढ़ियों को अनुग्रहित किया। और आज़ादी की ये दीवाने भले किसी प्रांत, धर्म या भाषा के रहे हों, लेकिन उनका लक्ष्य केवल एक ही था, अपनी मातृभूमि को विदेशी दास्तां से आज़ादी दिलाना। और हम सब ये भी जानते हैं कि आज़ादी की जो लड़ाई, पहली लड़ाई
1857 में लड़ी गई, उसका एक सुनहरा अध्याय अंडमान निकोबार के इन जजीरों में भी लड़ा गया, इन आइलैंड्स में लड़ा गया। जो योद्धा थे, जो देशभक्त थे, कहते थे कि जब बिल्कुल 18-20 साल के नौजवान देशभक्तों को अंडमान की सरजमी पे भेजा गया, काले पानी भेजा गया। सावरकर के शब्दों में वीर सावरकर लिखते हैं कि 18 से 20 साल के नौजवान तरुणों का महाराजा जहाज में चढ़ाया जाना किसी शव का अर्थी पर बांधे जाने बराबर समझा जाता था। मतलब कि अब एक ऐसे सफर पे चला है जहां से कोई लौट के नहीं आता। ये लोग वो लोग थे जिनका कोई मजहब नहीं था, जिनकी कोई भाषा की दीवार नहीं थी, कुछ नहीं था, सबसे परे थे। और सरोकार था तो सिर्फ इनका सरोकार था अपने देश के साथ, अपने देश की आज़ादी के साथ। आज की साहित्यिक चर्चा में हम बीच बीच में इन मुद्दों को उठाते रहेंगे और आपको बताते भी रहेंगे कि किस तरह से अंडमान एवं निकोबार की जो सरजमी है, यहाँ की जो मिली जुली संस्कृति है, उसने यहाँ के साहित्यकारों को कैसे प्रेरित किया, उत्साहित किया साहित्यिक रचनाओं के लिए। यहाँ की मिट्टी में जहाँ अल्लामा फजल खैराबादी की शहादत गूंजती है, जो मिर्ज़ा गालिब के बहुत ही करीबी दोस्त थे और जिनके मज़ार साउथ पॉइंट में जिनका मज़ार आज भी है, जहाँ मन्नतें मांगी जाती है और उसके पूरा होने पर चादरें चढ़ाई जाती है। तो इसी फिजा में, इसी हवा में मूसे सिंह जो भदोही रेबेलियन से आए थे उनकी खुशबू भी रची बसी है इसी मिट्टी में। मूसे सिंह जो 25 साल का नौजवान था, जो आया था यहाँ पर बिल्कुल अपने यंग एज में, और जब वो यहाँ से लौटा तो वो 81 वर्ष का हो चुका था 1907 में। और आप जानते होंगे कि 1907 में अंडमान से रिहा होने वाला वो 1857 का आखिरी सिपाही था, हीरो ऑफ 1857। तो ऐसे लोगों ने अंडमान की सरजमी को छुआ है। हम कितने धन्य हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। मैं यहाँ पर भी एक कोट करना चाहूँगी, वीर सावरकर जी का ही कोट है। वो लिखते हैं कि स्वधर्म और स्वदेश की खातिर मरण का वरण करने वाले ऐ वीरों, तुम कौन थे, तुम्हारे नाम क्या थे, और साधना की उज्जवल ज्योति तुम्हारे हृदय में प्रदीप्त उठने पर तुम्हारा नेतृत्व करने वाला वो वीर कौन था जिसने तुम्हें इस भयंकर रण की प्रेरणा दी थी। और हमारा कितना दुर्भाग्य है कि तुम्हारे नाम तक हमें विदित नहीं है। तो फिर यह इतिहास रचना तुम्हारी गुमनाम मगर पावन स्मृति को ही समर्पित, और विजय तुम्हारे हाथों से भले ही निकल गई हो, लेकिन तुमने अपनी आन बान और शान पर आंच नहीं आने दी। तुम्हारा रक्त भूतकाल की तिलांजलि और आगामी वीरों के लिए संजीवनी सिद्ध हो। बस यही आकांक्षा है, यही आकांक्षा। आइए इसी के साथ बुलाते हैं, बड़े उदास से लग रहे हैं सब मंच पर, तो चलिए आप आज के इस माहौल में रंग भरते हैं और एक शेर के साथ, विनोद कुमार तिवारी जी की कविता के साथ, जो अंडमान निकोबार की मिट्टी से जुड़ी कविता है, जिस पर हम आज चर्चा भी कर रहे हैं, उसी से शुरू करती है 2 लाइनों से कि अजब कुछ बात है इसमें कि अंडमान है ये, अजब कुछ बात है इसमें कि अंडमान है ये, समंदर के दिल में छोटा सा हिंदुस्तान है ये। आपकी जोरदार तालियों के बीच आवाज दे रही हूँ CH हेमंत राव को, जो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे एक तेलुगु कहानी, एक हिंदी कहानी बेस्ड ऑन मिनी इंडिया। CH हेमंत राव, जोरदार तालियों में इनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हमारे बीच में आदरणीय मुख्य सचिव साहब, आदरणीय ज्योति मैडम, आदरणीय कुमारी मैडम, डायरेक्टर मैडम, और
स्टेज पे हमारे बीच में रशीदा मैम, डॉक्टर रशीदा मैडम और सभी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मुझे इस अवसर पर मुझे बुलाया गया है और हमारे हाल में जितने भी विभिन्न विशेष में आए और खासकर स्टूडेंट्स को भी मैं नमस्कार करता हूँ। और सबसे पहले मुझे आज जो है ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे बुलाया गया है। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को जितना इस विषय में बोलने का कोशिश करूँगा। और जैसा कि मैडम ने बताया गया कि हमारा ब्रिटिश समय से कैसे यहाँ पे इस द्वीप समूह में आया है, इसका बारे में विस्तार रूप से मैडम ने बताया गया है। और मेरा इस द्वीप समूह में तीसरा जनरेशन है और मैं जब हमारे जो एक्स एमपी साहब थे मनोरंजन बक्का जी, उनका साथ में मैं ओएसडी का तौर पे काम कर रहा था। मुझे एक मौका मिला है इस द्वीप समूह में हर जगह पे जाने के लिए, लोगों के बारे में जानने के लिए, उसका भाषा के बारे में जानने के लिए। तो मुझे एक अवसर मिला था, उसको मैं खूब उसको फ़ायदा उठाया है। तो सब लोग ने ये कहा कि आपको तो सभी भाषा तो आपको जानता है, आप इसको थोड़ा ब्लैक एंड वाइट में ले आइए, मतलब लिखित पूर्व में ले आइए। मैंने कोशिश किया, मैं जो 20 साल का जो रिसर्च किया लैंग्वेज के ऊपर में, जैसा 17 लैंग्वेज में भारतीय भाषा शिक्षा सूत्र विविधता में एकता, उनका लैंग्वेज का बारे में कहाँ से आया, कैसे आया, उसका बारे में इंट्रोडक्शन दिया, उनका लिपि मैंने रीड किया, उसको सभी 17 लैंग्वेज का जो है मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन किया। तो वो बड़ा मेरा उपलब्धि था, लेकिन किसी प्रिंटर ने आगे नहीं आया है उसको प्रिंट करने के लिए। जैसे दिल्ली में जो संजय प्रिंटर ने आगे आया, लेकिन कॉपीराइट जो है अपना पास रख लिए है। तो मैं इसलिए आप लोग सबको नहीं दे पा रहा हूँ इस विषय पे। और दूसरा किताब मैंने लिखा है अंडमान निकोबार आइलैंड मिनी इंडिया नेशनल इंटीग्रेशन। जैसा है यहाँ पे जो जैसा हम लोग ने लघु भारत कहते हैं, विभिन्न प्रांत से लोग आया है यहाँ पे, एक सूत्र में बांध के रखते हैं यहाँ द्वीप समूह में। मैंने प्रयास किया है उनका लैंग्वेज के ऊपर, उनका जो खान पान के ऊपर, उनका जो फेस्टिवल है यहाँ पे वो कैसे मनाते हैं, किस तरह मनाते हैं, तो वो भी मैंने वर्णन किया उस किताब में। और एक किताब मैंने लिखा है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह विविधाया, तो उसमें भी मैंने पूरा वर्णन किया है। यहाँ पे सभी धर्म के लोग, सभी प्रांत के लोग एक सूत्र में बांध के रखते हैं। हमारा जो संपर्क भाषा हिंदी होने के बावजूद भी सभी धर्म के लोग, सभी प्रांत के लोग, सभी भाषा के लोग एक दूसरे का लैंग्वेज जानते हैं, सीखते हैं। अब जैसा कि हमारा जो मिनी इंडिया का है, एक परिवार में आप देख सकते हैं तमिल भी होता है, मलयालम भी होता है और बंगाली भी होता है, और खासकर क्रिश्चियनिटी और पंजाबी और मुस्लिम भी है। लेकिन सभी त्यौहार एक साथ में हमने मनाते हैं यहाँ पे। जैसा कि हमारा भारत जो देश है हमारा, यहाँ पे कई कार्यक्रम किया है। तो भारत जो है श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसमें भी मैंने भाग लिया है। जैसा कि यहाँ का जो हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दो क्षेत्र को जो है बहुत इम्पोर्टेंट मानता है, एक टूरिज्म, दूसरा जो है फिशरीज। जो इसके ऊपर भी मैंने किताब लिखा है, अंडमान इज द वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। तो हमारा द्वीप समूह पूरा दुनिया के अंदर में कैसे है, पर्यटक को ऊपर में हमने उसको आगे बढ़ाया है, इसके ऊपर में हमने प्रयास किया है। जैसा हमारा द्वीप समूह में पूरा देश से जितना भी राज्य का है उनका यहाँ पे एसोसिएशन है, उनका जरिए जो है मुझे एक्चुअली तेलुगु में बोलने के लिए कहा गया है। मैं लैंग्वेज
बताता हूँ। जैसे यहाँ पे सबसे पहले ब्रिटिश टाइम में समय पे भी हिंदी का यहाँ पे प्रचलित हुआ है। जैसा कि हमारा हिंदी कला परिषद जो है, ब्रिटिश टाइम से हिंदी के बारे में पढ़ाना है, उसका बारे में लोगों को बताना है, उसका बारे में भी बताया गया है। यहाँ पे साहित्यकारों में हमारा जो ब्रिटिश का समय पे जो फ्रीडम फाइटर आए थे, हमारा अल्लूर सीताराम राजू का जो फॉलोअर्स है, पांडुपड़ा जो ब्रिजगंज में रहते थे, उन्होंने हमारा द्वीप समूह में आया है। उस समय में तेलुगु का बारे में हमारा जो तेलुगु का जो पॉपुलेशन है बर्मा से और आंध्रा से आया है यहाँ पे, तो हमारा जो आंध्र एसोसिएशन है वो क्षेत्र में तेलुगु के बारे में तेलुगु पढ़ाना है, तेलुगु कल्चरल का बारे में आगे आया है। और दूसरा जो हमारा अतुल स्मृति समिति जो बंगाली कम्युनिटी का जो मेन है, उसमें भी जो है कई किस्म के भाषा का बारे में और खासकर बंगाली कम्युनिटी का जो लैंग्वेज के बारे में उन लोग ने काम कर रहे हैं। तमिल संगम है यहाँ पे, केरला समाजम, कन्नड़ संघ, उत्कल समाज और बिहार सांस्कृतिक परिषद, यूपी समाज, यहाँ जितना भी समाज है उसमें उस समाज के लोगों के लिए जो लिटरेरी जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें भी मैं अपना तरफ से जो भी सहयोग का जरूरत पड़ता है मुझे भी बुलाता है, उसमें काम करते हैं। और भी हमारा बीच में और भी वक्ता है, मैं इस समय पे ज़्यादा समय ना लेकर और किसी प्लेटफॉर्म इसके बारे में विस्तार रूप से डिस्कस करेंगे और मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद हेमंत राव जी। और अब मैं अगले जो कवि एवं साहित्यकार को यहाँ आवाज़ दे रही हूँ, वो उनका परिचय पहले भी हो चुका है, लेकिन मैं अपनी तरफ से भी आपको बताना चाहूँगी कि आपने बैटल ऑफ अबरडीन पर एक बहुत अच्छी नावल लिखी है। कभी आप सब को फुर्सत मिले तो वो नावल ज़रूर पढ़िएगा, हिंदी में है वो। और आपकी तालियों के बीच आवाज़ दे रही हूँ कृष्ण कुमार विश्वेंद्र जी को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का एक अलग विषय है, तो इस पर हम लोग चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। और इससे पहले कि चर्चा आरंभ हो, अभी तक चर्चा आरंभ नहीं हुई है, मैं आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब को, उपस्थित जनसमूह को, शिक्षकों और विद्यार्थियों को और अपने सब कलाकार उनको नमस्कार करता हूँ और शुरुआत करता हूँ। देखिए, अंडमान में शुरू से ही लोग मिलजुल कर रहते आए हैं। यहाँ पर सबसे पहला सेटलमेंट 1789 से 1796 तक चला। इस दौरान भी भारतीय कैदी यहाँ पर लाए गए थे, लेकिन वो किसी तरह बंद करना पड़ा, यहाँ के मौसम के कारण और अन्य कारणों से। और जो दूसरा 1858 में शुरू हुआ, यहाँ पर भारतीय कैदी लाए गए और यहाँ पर सेलुलर जेल बना। उसमें भारतीय कैदियों को बहुत यातनाएं दी गई और आज ये स्थान पवित्र हो चुका है। इसे तीर्थ स्थली कहा जाता है इन कैदियों की। तो आज बहुत प्रसिद्ध हो चुका है अंडमान। तो यहाँ पर
जो यहाँ पर हम लोग साथ मिलकर के जो आज की हेडिंग में इंडिया का ये है, तो एकता में विविधता साहित्य के स्वर। तो इस शीर्षक के साथ आज हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस पर बात करेंगे देखिए यहाँ पर 1821 में ये शुरुआत हुई थी कैदी बॉन्ड एसोसिएशन की। अंग्रेजों ने इसको गठित किया था। जितने भी भारतीय कैदी थे उनके बच्चे यहाँ पर पैदा हो रहे थे, उनको कुछ ज़मीनें दी गई थी, वहाँ पर वो पैदावार कर रहे थे, उनको स्थान दिए गए थे, वहाँ वो रहने भी लगे थे। और यूँ कहा गया कि आपकी जितनी भी निश्चित अवधि है उसमें आपको उसके बाद आप वापस चले जाएं, लेकिन कई जाति बंधनों के कारण और कई कारणों से वे वापस नहीं जाते थे। वापस गए भी, लेकिन उन्हें किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उन्हें फिर वापस आना पड़ा। फिर भी यहाँ बस गए। तो यहाँ बसने के बाद आपस में शादियाँ करने लगे, और इससे पहले शादियाँ बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी, और उनके बच्चे हुए। और 1821 में जो है अंग्रेज़ों ने यहाँ पर बनाया कैदी बॉन्ड एसोसिएशन। तो कहा जा सकता है ये धरती उन कैदियों की है जो यहाँ पर जन्मे हैं। वास्तविकता अगर देखी जाए तो ये धरती उन लोगों की है जो यहाँ पर जन्मे हुए हैं। बाद में पूरे भारत से मुख्य भूमि से यहाँ पर लोग आने लगे। जब ये आज़ाद हुई, अंग्रेज यहाँ से चले गए, तो यहाँ पर बहुत से संस्थान बने और इसका सौंदर्यीकरण किया गया। तब ये मुख्य भूमि से लोग आने लगे। इस अंतिम मिश्रित यहाँ पर क्या हुआ कि जब सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, जो कैदी थे उनमें ज़्यादातर हर क्षेत्र, भारत के हर क्षेत्र से लोग आए थे। तो उनमें हिंदी भाषी भी थे, बांग्ला भाषी भी थे, यहाँ तक कि उर्दू भाषी भी थे, और मद्रासी भी बोलने वाले कुछ लोग थे। वो सब मिलकर के यहाँ पर आए और आपस में रहने लगे। रहने क्या लगे, काम करते थे और आपस में बातचीत तो होती थी। तो वो आपसी बातचीत के कारण जो भाषा थी उनमें शब्द एक दूसरे से मिलते चले गए। इसका कारण क्या हुआ कि ये भाषा जो है ये मिश्रित हो गई। अब जिसे आजकल क्रियोल हिंदी बोलते हैं, तो ये भाषा जो है शुद्ध नहीं रही, व्याकरण रूप से भी शुद्ध नहीं रही। तो इसमें सभी भाषाओं के भाषा मिल चुकी है और एक नई भाषा क्रियोल हिंदी का जन्म हुआ, जो है अंडमानी हिंदी। तो यहाँ पर लोग ये सब बोलने लगे आपस में मिलजुल कर, और इसी में हमारे यहाँ पर जो संस्कृति, मिश्रित संस्कृति ने जन्म लिया। कहा जाता है कि देखिए मिश्रित संस्कृति अंडमान में ही है, और इसी कारण अंडमान को बहुत तरजीह दी गई है। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं यहाँ का सौंदर्य का रसास्वादन करने के लिए, यहाँ की संस्कृति को देखने के लिए, यहाँ की ऐतिहासिक जितनी भी धरोहर है उनको देखने के लिए। और ये जो तीर्थ भूमि है यहाँ पर हिंदुस्तानियों ने या भारतीयों ने अपना रक्त दे करके जो है आज़ादी को दिया है, इसके लिए यहाँ पर लोग आते हैं। एक ज़माने में काला पानी कही जाती थी ये धरती। काला पानी, भयंकर काला पानी, जहाँ पर निग्रो को समुदाय के लोग रहा करते थे।
नीग्रो समुदाय के लोग बाहर से आने वाले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और जहाँ देखा वहाँ तीर से मार डालते थे। उनके बीच में ये अंग्रेजों ने जो उपनिवेश बनाया, सेटलमेंट बनाया, पहली सेटलमेंट, तो ये उपनिवेश धीरे धीरे फलता फूलता चला गया और आगे जाकर के ये जब भारत आज़ाद हुआ, यहाँ पर तो आपको मालूम है कि यहाँ पर पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा भी फहराया था। बट तो कहने का मतलब ये है, इस धरती से बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें जुड़ी हुई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लोग जो है वो आपस में मिलजुल करके यहाँ की साहित्यिक जो है सफर को आगे बढ़ाने लगे। ये है मेन मुद्दा। मेन मुद्दा आज का क्या है, यहाँ का साहित्यिक सफर। तो ये जो है सब मिलजुल करके यहाँ पर रहते हैं, मिलजुल करके उठते बैठते हैं, मिलजुल करके बातचीत करते हैं, साहित्यिक साधना करते हैं, साहित्यिक रचना करते हैं। तो अब देखिए, तभी तो जोसेफिन टोप्पो क्या पढ़ती है। जोसेफिन टोप्पो, इनके मुंह से निकले शब्द ये है, सोना अंडमान हमारा, हीरा अंडमान, सोना अंडमान हमारा, हीरा अंडमान, जहाँ रहते सब मिलजुल कर उराव, मुंडा, खड़िया, निकोबारी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, मलयाली, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बंगाली। तो देखिए, सहज रूप से इनके दिल से उद्गार निकलते हैं। तो ये जो है यहाँ के रहने वाले लोग इस तरह अपनी रचना को कहते हैं। उमेश प्रसाद ने इसी तरह लिखा है, चलो मुक्ति धाम चले सागर में सागर का, नदियों में नालों का, सिख ओ ईसाई का, बिलंद द्वार खोलने बुलाने, गांधी कबीरा के स्वप्नों के द्वीप चले, चलो अंडमान चले, चलो सुख धाम चले। अनिरुद्ध पांडे ने भी लिखा है, अंडमान तुझ पर लगा काला पानी का दाग, दाग से निकले प्रेम फव्वारा, नदी निकले आग, तेरा मन सागर सा गहरा, प्यार नहीं प्यार नदी की धार, तुझसे मिल खो जाने तुझी में इतना करता प्यार। तो इसी प्रकार लोग यहाँ की कविता लिखते रहे, यहाँ के परिवेश में डूब करके वो उनकी मुंह से रचनाएं निकलने लगी। अब देखिए, जगदीश नारायण राय जी ने लिखा है, गले खुलकर मिले मंदिर ने मस्जिद ने कसम खाई, कहा गिरजे ने गुरुद्वारे से, हम सब एक है भाई, हमारी एक है संस्कृति, हमारी एक है थाली, हमारी भाग्य की, हमारी एक है माटी। तो कहने का मतलब ये है कि सब आपस में भाई भाई, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी संस्कृति का हो, कैसा भी हो, सब में यही कविताएं निकलती थी। मंगत राम जी एक पुरानी कवि है, वो कहते हैं, आजाद हुई फिर भारत माँ, ये छोटा भारत कहलाया, सब जाति धर्म के लोग यहाँ रहने लगे, हर त्योहार खुशी से मनाने लगे, आशीष ईश्वर का हम पर बना रहे, हम फलते फूलते सदा रहे। ये अपनी तरह से अपने तरीके से लिखी गई कविताएं हैं, पंक्तियां हैं, जो कैसी भी हो लेकिन कहती है इस धरती की का गुणगान करती दिखाई देती है। रशीदा इकबाल जी सना जी हमारे सब वहाँ पर बैठी हुई है, उनकी कुछ लाइनें हैं। बरस बाद फिर आज आई रे होली। देखिए, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते हैं और यहाँ पर गुरुद्वारा, मंदिर और मस्जिद एक ही लाइन पर है, आपने देखा होगा बाजार में। तो यहाँ पर सब लोग साथ साथ रहते हैं, साथ साथ कविताएं करते हैं, साथ साथ एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं। तो ये देखिए, उन्होंने लिखा है सना जी ने कि बरस बाद फिर आज आई रे होली,
खुशियों की सौगात लाई रे होली, गली में आज कोई न बचेगा, जहाँ भी मिले रंगों में रंगेगा। तो देखिए इन्होंने होली का कितना अच्छा वर्णन किया है। एक मुस्लिम होकर भी यहाँ पर हिंदू त्योहारों से इतनी निकटता है। यहाँ पर तो रामलीला में मुस्लिम कलाकार भाग लेते रहे। तो यही यहाँ की जो संस्कृति है, यही लोग देखने आते हैं और इसी पर हम गर्वित अपने आप को मानते हैं। तो ये तो इसी तरह यही कहा गया है कि हमारा लघु भारत और साहित्यिक अभिव्यक्ति इसी तरह लोगों में होती रही कि हमारा जो छोटा सा भारत है, इसी तरह हम अपना साहित्य रचते रहे। कैसे कैसे साहित्य इन्होंने रचा है, वहीं पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह वो एक और लेखिका है शमसुन निशा खान, कहते हैं कोई ऐसी बनाओ ज़मीं हम सफ़र, कोई ऐसी बनाओ ज़मीं हम सफ़र, प्यार के खेत में हो एकता की फसल, धर्म और भाषा की न दीवार हो, मानवता ही सबकी पहचान हो, कोई ऐसी सुनाओ धुन हम सफ़र, हम सब मिलकर गाए मोहब्बत की गज़ल। देखिए सबके मुंह से मोहब्बत, प्यार, एक दूसरे के प्रति सम्मान यह झलकता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। तो यही यहाँ की खासियत है और इसी का गुणगान करने हम सब इकट्ठे होते रहते हैं। अंडमान यानी लघु भारत की ये धरती देशभक्तों ने अपने परिश्रम से संवारी है। कभी काला पानी के नाम से जाना जाने वाला अंडमान आज लघु भारत कहलाता है। यहाँ की धरती अनूठी संस्कृति ने पर्यटकों को आकर्षित किया है। यह अनूठी संस्कृति सचमुच मानवता का सही अर्थों में उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो ये जैसा कि आपने शीर्षक दिया था, उनके अनुसार ये कहा गया। और मैं अब आपके सामने और थोड़ा सा वक्त लेकर के अपनी इसी तरह की एक कविता पेश करूँगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिव्य मनोहर सबसे न्यारा, दिव्य मनोहर सबसे न्यारा, अंडमान निकोबार हमारा, लगे मानो वरुण देव के वक्ष सजी, लगे मानो वरुण देव के वक्ष सजी, मरकत मणियों की माला, दिव्य मनोहर सबसे न्यारा, अंडमान निकोबार हमारा। सागर लहरों का नृत्य जहाँ जीवन दर्शन समझाती है, सूरज की पहली किरण जिसे सबसे पहले चमकाती है। सूरज की पहली किरण का मतलब नई सहस्त्रावली में कचाल पे सूरज के सबसे पहली किरण यहाँ पर आई थी। ये तथ्य है इतिहास का। तो यहाँ पर सूरज की पहली किरण तक पड़ी थी इन द्वीपों में। जब नई सहस्त्रावली आई थी तो कचाल आइलैंड में सबसे पहले सूरज की किरण पड़ी थी। वो कहने का मतलब ये है, सागर लहरों का नृत्य जहाँ जीवन दर्शन समझाती है, सूरज की पहली किरण जिसे सबसे पहले चमकाती है, चांदी से तट जिनके चमके, बिखरी हरियाली छटा निराली, सुर देते जहाँ बहे पवन और बरखा आती राग सुनाती, इंद्र धनुष जिसके माथे पर सतरंगी आभा बिखराता, दिव्य मनोहर सबसे न्यारा, अंडमान निकोबार हमारा। दूसरा है, जहाँ देश भक्त भारत सपूत बेड़ियों में बंधकर आए थे, भारत माँ की आज़ादी खातिर वे सर कफन बांध कर आए थे, घोर यातनाएं सहते भी उनके जज्बे में न आई कोई कमी, उन वीरों के खून पसीने से माटी इसकी रंगीन हुई, शहीदों की ये तीर्थ स्थली और सागर में गंगा की धारा, दिव्य मनोहर सबसे न्यारा, अंडमान
निकोबार हमारा। अंतिम है, जाति धर्म और भेदभाव की, जाति धर्म और भेदभाव की जहां होती कोई बात नहीं, प्रेम में भीगी सबकी वाणी, कभी आपस में तकरार नहीं। जहां भिन्नता में बसी एकता और पूजी जाती मानवता, उभरे कहीं ओम का स्वर, उभरे कहीं ओम का स्वर, तो कहीं अजान यहाँ गूंजता। जहाँ एक साथ दिख जाते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, आपने देखा ही होगा। तो ये कविता स्वतः ही रच जाती है जब यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ का वातावरण देखते हैं, तो ये इसी के साथ मैं विदा होता। धन्यवाद। धन्यवाद विश्वेंद्र जी, आपने बहुत ही सुंदर इस विषय पर प्रकाश डाला। हम आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। और जैसे इन्होंने बहुत सारे साहित्यिक यहाँ पे शख्सियत की चर्चा की, उस पर मैं भी कुछ इजाफा करना चाहूँगी और ये बताना चाहूँगी कि अंडमान के चंद एक शायर, चंद एक साहित्यकार जो या तो हमारे बीच नहीं है आज हमारा, या फिर वो इस दुनिया में नहीं है, या फिर वो किसी कारणवश 3 दिनों के इस साहित्यिक मंच पर हमारे साथ जुड़ नहीं सके। ऐसे ही कुछ एक लोगों के नाम मैं ज़रूर गिनाना चाहूँगी, जिसमें सुमन सिंह हैं, शकुंतला शिवराम जी हैं, राधा कृष्ण जी, मरहूम राधा कृष्ण जी, राजनारायण बिसारिया जी, विनोद कुमार तिवारी जी, सकीना सिराज, शारदा राम, राजेश कुमार निराश, दीपिका, गोविंद राम, बहुत सारे हैं, विजय कुमार शर्मा जी, लिस्ट बहुत, व्यासमणि, डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी जी, बहुत लंबी लिस्ट है। और ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर एकता में विविधता जो है, हमारी संस्कृति जो है, उस पर काफ़ी कुछ काम किया है। डॉक्टर रोशन आरा दिलबर है, उस पर काफ़ी कुछ काम किया है। राम प्रसाद निर्दोष जी कहते हैं कि गीता, कुरान, बाइबल का जहाँ सार होगा कलयुग में, उसी का नाम अंडमान निकोबार होगा। आइए इसी के साथ बुलाते हैं मैडम कल्याणी हलदार जी को, जो अपनी भाषा बांग्ला के माध्यम से आपके समक्ष आज के इस विषय पर ज़्यादा प्रकाश डालेंगी। कल्याणी हलदार। थैंक यू मैडम। नमस्कार, a very good afternoon to all of you, respected Chief Secretary, other officers, audience, all the participants, poets, writers, and great personalities, and my dear student. Today's topic is Mini India, Andaman and Nicobar Island, weaving stories of unity in diversity. A quotation है, alone we can do so little, together we can do so much. मैं इसी को यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अंडमान में कैसा है, मैं अपना मातृभाषा बांग्ला में ब्रीफ करूँगी। বিশ্বকবির অমূল্য বাণী, নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ মহামিলনের ভূমি। মহামিলন সর্বক্ষেত্রে, ভাষার ক্ষেত্রে, ধর্মের ক্ষেত্রে, জাতির ক্ষেত্রে, গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে। আমরা যদি রাজধানী থেকে প্রতিটি দ্বীপপুঞ্জে নজর রাখি, লক্ষ্য করি, দেখতে পাবো এমন কোনো দ্বীপ নেই যেখানে শুধুমাত্র একটি ভাষার বা একটি ধর্মের লোকের বসবাস রয়েছে। সবাই কিন্তু একসঙ্গে এক সূত্রে গেঁথে রয়েছে, হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, পাঞ্জাবি, যারাই রয়েছে, শিখ ধর্মের, প্রত্যেকে কিন্তু একই সঙ্গে রয়েছে এবং প্রত্যেকের ধর্ম উৎসব যেটা মিলেমিশেই আমরা পালন করি। যদি একটু ইতিহাসের দিকে যাই, পুনর্বাসন যদি বলি, তাহলে আজকের প্রজন্ম যারা এখানে রয়েছে, ছাত্রছাত্রীরা, তোমাদের হয়তো জানা প্রয়োজন
আমাদের এই দ্বীপে যে পুনর্বাসন হয়েছিল বেঙ্গলি সেটেলমেন্ট, সেই সেটেলমেন্ট কিন্তু বহু কষ্টের ছিল। 13ই মার্চ 1949 একটি জাহাজ নাম মহারাজা জাহাজে করে 4.5 দিন পুরো লেগেছিল এই পোর্টে আসতে, এবং ঘন জঙ্গলের মধ্যে পুনর্বসতি। আর তারা কারা ছিলেন? শুধু বাংলাদেশে সমস্ত কিছু বাড়িঘর, ক্ষেত, তাদের যে পুণ্যভূমি সব কিছু ছেড়ে রিফিউজি হয়ে এসে এখানে পুনর্বাসন গঠন করেছিলেন। ভীষণভাবে স্ট্রাগল করেছেন, এবং তারা কিন্তু কখনোই ভাবেননি যারাই আমরা এখানে এসেছি এবং যারা আগে থেকে এখানে আছেন আমরা এরা আলাদা, বা যারা ছিলেন তারা খুবই সাহায্য করেছেন এবং এদেরকে উন্নতি করতে, শিক্ষা দীক্ষায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা সাহায্য করেছেন। তো একতা তো তখন থেকেই শুরু হয়েছে। বিভিন্নতার মধ্যে একতা সেই সময় থেকে শুরু হয়ে আজ পর্যন্ত আমরা দেখতে পারি সর্বক্ষেত্রে। যেমন কি আমাদের রেসপেক্টেড ম্যাডাম বলেছেন কি মাজারে গেলে দেখতে পাই ওখানে মাজার রয়েছে, আমরা হিন্দুরা বা অন্য জাতিরাও ওখানে গিয়ে কিন্তু মানত করি, এবং মানত যখন পুরো হয় আমরা অন্নদান করি। আর ঠিক তার সামনেই রয়েছে মহাদেব, শিব ভগবানের মন্দির। তো কেউ কিন্তু ওখানে বলেনি যে এখানে মসজিদ, এখানে মন্দির করবে না। মন্দির তো হয়েছে এবং পুজো হচ্ছে, আমরা মসজিদও এই মাজারেও যাচ্ছি, আমরা মানছি সব কিছু। তো এদিকটা গেল ধর্মের দিক। আর যখন আমরা দেখতে পাই যে আমাদের দ্বীপসমূহে কোনো ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে, যেমন কি দুর্গা পুজো, সেখানে দুর্গা মূর্তি দেখতে সব ধর্মের সব জাতের লোকেরা কিন্তু সেখানে যায় এবং দেখে এবং নিজেরা আনন্দ নেয়, অন্যদের আনন্দ দেয়। তাহলে এখানেও তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ধর্ম আলাদা হলেও আমরা একতাবদ্ধ হয়ে আছি। এরপর আমি আসব ভাষার ক্ষেত্রে এবং সাহিত্য, যে ভাষা থেকে সাহিত্য শুরু হয়েছে। যেমন কি এখানে যে সাহিত্য সম্মেলন শুরু হয়েছে, এখানে সব ভাষাকে কিন্তু প্রধান এবং গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কোনো একটি পার্টিকুলার ভাষা নেই এখানে। বাংলা, হিন্দি, তামিল, তেলেগু, উর্দু প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা, এমনকি বাইরে থেকে এসছে, মেল্লার থেকে এসছেন যারা, বড়ো, আসামি সব শুনেছি। তাহলে আন্দামান এমনই একটি ভূমি যে ভূমিকে মহামিলনের ভূমি বলতে আমরা কখনোই দ্বিধাবোধ করব না বা করা উচিত নয়। প্রতিটি দ্বীপের সঙ্গে আমাদের এই রাজধানী শ্রী বিজয়পুরম একদম ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে আছে, বায়ুযানের মাধ্যমে, জলযানের মাধ্যমে, স্থলযানের মাধ্যমে। দূরত্ব তো অনেকই কম। এরপর যদি আমরা এডুকেশনের দিকে একটু হাত বাড়াই তাহলে লক্ষ্য করতে পারবো যে মাল্টিমিডিয়া এডুকেশন এখানে আছে কিন্তু, এবং যার যে মিডিয়ামে পড়তে ইচ্ছে হয় সে সেই মিডিয়ামে পড়তে পারে, ইংলিশ, হিন্দি, বাংলা। আবার বাংলাকে একটু প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বলে আমি অনেক বাঙালি হিসেবে গর্ববোধ করি। সেটা হলো কি যে ইংলিশ মিডিয়ামে ও একটি বাংলা থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে রাখা হয়েছে। তো এই ক্ষেত্রে স্টুডেন্টের মধ্যে থেকেই তো একটা ইউনিটি শুরু হচ্ছে, তারা কিন্তু আলাদাভাবে দেখে না। সমানভাবে স্কুলে যে সরস্বতী পুজো আমরা করি, আমি রবীন্দ্র বাংলা বিদ্যালয়ের কথা একটু উল্লেখ করব, সেখানে কিন্তু 80% মুসলমান ছেলেমেয়েরা রয়েছে, কিন্তু দুর্গা পুজোতে ওরা চাঁদাও দিচ্ছে এবং সব থেকে বেশি কাজ করে, ওরা প্রসাদও খায়, ওদের মধ্যে কোনো বাদ বিচার নেই। পোর্ট ব্লেয়ারের প্রত্যেক জায়গায় যদি আমরা দেখি যে একটা কলোনি হয়েছে, সেই কলোনিতে কিন্তু মসজিদও আছে, গির্জাও আছে, মন্দিরও আছে। তাহলে কিসের প্রভেদ? আন্দামানে তো বিভিন্নতার মধ্যে একতার সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য উদাহরণ আমরা এখানেই পেয়ে যাই। আর যা বলা হয় মিনি ইন্ডিয়া আন্দামানকে, আমি তো বলবো ভারতবর্ষে সর্ব ক্ষেত্রে সমস্ত রাজ্যে যা আছে আন্দামানেও তাই আছে। আমরা তো কোনো কিছুতে কম নেই আমাদের। তো এইভাবেই
আমরা বুঝবো যে আমরা বিভিন্নতার মধ্যে একতাবদ্ধ হয়ে আছি। এই একতা কিন্তু অন্যভাবেও আবার উল্লেখ করা যায়। সেটা হলো কি, যখন কোনো উৎসব হয়, উৎসবে দোকানপাট হয় বা মেলা থাকে, সেটা কিন্তু সবার জন্যই থাকে। এই দ্বীপসমূহে যে এই আইটেম গ্রাউন্ডে যে মেলাটা হয়, সেখানে সমস্ত ভাষাভাষীর ধর্মের লোকেরা ওখানে যায়, আনন্দ উপভোগ করে। এরপরে আমি একটু বলবো যে বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে পৌঁছতে হয় ভারতের এই দ্বীপপুঞ্জে বহু দূরে। ভারত থেকে একটি দূরে একটি বিচ্ছেদ্য বলা যায় যে একটি ছোট্ট একটা দ্বীপসমূহ, আন্দামান নিকোবর দ্বীপসমূহ। আর এখানেই রয়েছে মহামিলন বা যুক্ত হওয়ার কেন্দ্র। যেখানেই আমরা যাই না কেন, আন্দামানে যখন ফিরে আসি আমরা কিন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাস নেই। তাই তোমরা আগামী দিনের প্রজন্ম, তোমাদেরকে আমি বলবো, তোমরা আন্দামানের ইতিহাস জানো। আমাদের স্যার বলেছেন পূর্ব থেকে প্রাচীন সময় থেকে এই পর্যন্ত কি কি হয়েছে, আরও যারা রয়েছেন বলবেন, আমাদের ম্যাডাম বলছেন। তাই আমি বেশি কিছু বলবো না, শুধু একটা কোটেশনে আমি শেষ করব। সেটা হলো কি, যে আমি নিজেই লিখেছি, আর বিশেষ করে সমস্ত আন্দামানবাসীকে আমি বলবো যে চলো সবে একসাথে চলি, হাতে হাত রেখে, কদম সে কদম মিলাকে, গাই সাম্যের গীতি, করি না কোনো ভেদাভেদ, কোনো জাতি, কোনো ধর্ম, কোনো গোষ্ঠী, গড়ে তুলি সাম্য মৈত্রী। আন্দামান, লাবণ্যময়ী আন্দামান। ধন্যবাদ, নমস্কার। धन्यवाद कल्याणी मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही सुंदर भाषा, बांग्ला भाषा के माध्यम से आज के इस विषय पर काफ़ी बातें की। मैं जैसे आपको ये बताना चाहूँगी कि हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हम सब अलग अलग भाषा बोलते हैं। तो अंडमान की मिली जुली संस्कृति का एक बहुत बड़ा स्तंभ जो है हमारी भाषा है। हमारी भाषा में जो विविधता है वो है। आप जानते हैं कि हम बहुत शुद्ध हिंदी नहीं बोलते। हम जो हिंदी बोलते हैं वो भले हम कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाए, लेकिन हमारी हिंदी ऐसी है जो सबको समझ में आती है। तो अगर सही मायनों में संपर्क भाषा हिंदी जिसकी बात करते हैं, वो अंडमान में ही दिखाई देती है, जो हमारी जो एकता में विविधता की एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट कड़ी है इसकी। जैसे हमारे लिए इंसान का भी बच्चा, आदमी का भी बच्चा, गाय का भी बच्चा, कुत्ते का भी बच्चा, बिल्ली का भी बच्चा, जानवर का भी बच्चा है कि नहीं? आप मेरी बात से सहमत हैं? है तो हाँ आवाज कीजिए। हाँ, अच्छा, आप लोग हैं मतलब इस सवाल में, तो सही बोल रही हूँ ना मैं? तो और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं हमारी संस्कृति में, हमारी भाषा में, जो और कोई नहीं बोलता हमको छोड़कर, हम अंडमान वाले को छोड़कर। जैसे हम लोग जब बाहर रहते हैं, जब मुझसे लोग मिलते हैं तो बोलते हैं कि नहीं आपकी भाषा तो बड़ी अच्छी है, हमने फलाने को सुना, वो तो ऐसी हिंदी बोलते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं भी आप ही के सामने बोल रही हूँ, मैं जब अपने लोगों से मिलूंगी तो मैं भी उसी स्तर पर आ जाती हूँ, उसी मतलब स्तर पर इन द सेंस कि मैं उसी जबान में बात करती हूँ जो उनकी समझ में आए। तो जैसे बहुत सारे शब्द है, आप याद रखिए, आपको सब ऐसे शब्द ढूंढ के रखिए। जैसे अभी हम लोग, मैं और प्रणव जब भी कोई क्लास अटेंड करते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि आप शब्द बताइए। तो हमारे लोग, जो हमारे बच्चे जो हैं, वो बहुत अपने आप को बहुत गिल्टी और बहुत ही ऐसा फील करते हैं, वो इन्फीरियर फील करते हैं जब बाकी लोगों से बात करते हैं। हम तो कहते हैं कि बिल्कुल अपने आप को कमतर समझने की जरूरत नहीं है, कमतर बिल्कुल हाकिए मत अपने आप को। अपनी वो हमारी संस्कृति है, वो हमारी देन है, हमारे पूर्वजों की देन है वो। और जैसे हम एक शब्द यूज़ करते हैं, पिछले दिनों हम लोगों ने ऐसे एक वर्कशॉप कराया था, तो उसमें जो शब्द उभर कर आए तो आप भी सुनोगे तो हंसेंगे, जो हम अंडमान वाले ही बोलते हैं। जैसे एक है जाति, बहुत जाति गर्मी है, बोलते हैं ना, जास्ती बहुत जास्ती गर्मी है। वो हाँ कि नहीं? और आप बच्चे भी रेडी रहिए, कुछ शब्द मैं आपसे भी जानना चाहूंगी। और कुछ शब्द जैसे हम कहते हैं कि बारिश हो रही है, बारिश होता है,
पीपा भर लो, पीपा। एक दिन में हाल में मैंने सुना तो मैं भूल गई थी ये शब्द अपने बचपन का, पीपा। वो मतलब मेरे ख्याल से ये शब्द ज़्यादा मुख्य भूमि में इस्तेमाल में नहीं लाया जाता आजकल, जो हम लोग बोलते हैं। और कोई शब्द है? हाँ, पानी पकड़ दे। हाँ, जोर लगा के तानो उसको बोलते हैं। और एक बहुत मजेदार शब्द बोलते हैं हम लोग, जो अंडमान के लोग हैं, वो बोलते हैं हम लोग कि सुरवा। ये सुरवा जो शब्द है, शोरबा, करी, उसको जब हम बोलते हैं, और क्या मजा आया आज का करी। तो आज का सुरवा तो बहुत मजेदार था। मच्छी का सुरवा खाया, आलू का सुरवा, सबका सुरवा। और कोई शब्द याद है आपको? किस्म। आज पता नहीं क्या तबीयत खराब है, नहीं बोलेंगे आज कुछ किस्म का होता है। बहुत किस्म का, अजीब सा किस्म का होता है। क्या किस्म है कुछ पता नहीं, मतलब। हाँ, एक और शब्द कमान, जैसे हम पहले बात कर चुके। ये अंग्रेजों की देन है। जैसे हर एक ग्रुप, एक स्टेशन हुआ करता था, कमांड हुआ करता था। तो उसमें कोई बंदा काम पे जाता है, तो वो होते होते अब उसको लोग बोलते हैं कमान। तेरा आदमी कहाँ गया? मेरा आदमी कमान गया। जॉब में गया, नौकरी में गया, ऑफिस गया, वो बोलने के बजाय में हाँ हम उसका आदमी सुबह कमान किया था, अब भी आया। ये कहते हैं ना। और कोई शब्द याद है आपको? तो हाँ जी, हाँ, वो तो तलब एक उर्दू का शब्द है। तो वो पुराने ज़माने से चला आ रहा है, तलब लेने जाना है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जो इसमें आप कभी भी बोलते वक्त शर्माइए मत। अरे हम लोग सबसे अलग है, सबसे अलग है। हम एकदम बिल्कुल हिंदुस्तान का निचोड़ है, बिल्कुल हम निचोड़ है। तो अपने संस्कृति पे, अपनी भाषा पे, अपने रहन सहन पे, हर चीज़ पे प्राउड फील कर रहे हैं। और ये भी आप, यू आर द कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द आइलैंड्स। जब टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो उनको बहुत कुछ अच्छा लगता है। उनको यहाँ जो बीचेस और जो भी है उससे अलग हट के देखें। तो द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग अबाउट अंडमान इज द मिनी इंडिया कल्चर। तो ये कभी मत भूलिए इस बात को। चलिए इस बात पे ख़त्म करते हुए मैं आवाज़ दे रही हूँ एक ऐसे रचनाकार को जो वैसे तो ब्रश से कैनवस पर पेंट करते हैं, लेकिन जब वो कलम उठाते हैं कागज़ पे लिखने के लिए, तब क्या होता है? आइए सुनते हैं बासु कुमार। शासन के सचिव और यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण, मैं बिना किसी भूमिका के मैं अपनी नज़्म शुरू करता हूँ, क्योंकि अभी कतार में काफ़ी बहुत सारे लोग हैं। तो मैं एक छोटी सी, और क्योंकि यहाँ बहुत सारे युवा वर्ग बैठे हुए हैं, तो उनको मैं एक नज़र कर रहा हूँ कि उसके रुखसार पर अभी अभी धूप खिली है, उसके रुखसार पर अभी अभी धूप खिली है, आँखों की खुमारी में अभी अभी नींद खुली है, आँखों की खुमारी में अभी अभी नींद खुली है, बिस्तर के सिलवटों की ये बेचैनी बता रही है, बिस्तर की सिलवटों की ये बेचैनी बता रही है, तेरा इश्क अभी अभी ख्यालों से मिली है। एक और एक शेर है कि बदनियत बेतकल्लुफ हो जाए अमीरी के तेरे शुरूर में, बदनियत बेतकल्लुफ हो जाए अमीरी के तेरे शुरूर में, और जुदा हो जाए बदचलन उसी सुरूर के तेरे गुरूर में,
वक्त की नियत तुम ना देखो, वक्त की नियत तुम ना देखो, ना सही अभी बरगुज़ार है, जो वक्त खिलाता है आईना तुम्हें अपने हुजूर में। एक मुखचंद, एक्चुअली मैं मुखचंद ज़्यादा लिखता हूँ, मैं उसी पर जो मेरी शैली है मैं उसी पर एक कविता सुना रहा हूँ कि बहुत करीब से। हाँ, एक तब उस पर भी मैं एक लिखा हूँ कि यहाँ अंडमान पे मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है कि शहीदों की शहादत है वंदे मातरम, शहीदों की इबादत है वंदे मातरम, ये दीप है काला पानी, काला जल काला पानी, जंगल जंगल लाल लाल, बस्ती बस्ती रंग लाल, खून से जुनून से आज़ादी के दीवाने हैं, माटी माटी से सने केसरिया अफसाने हैं, जेल जेल खेल करते बेड़ियों संग मेल करते, जेल जेल खेल करते बेड़ियों संग मेल करते, काल कोठरी गीत गाते, फांसी पंदा चूमते चूम चूमते, झुंड झुंड चल रहे आज़ादी के मस्ताने हैं, माटी माटी से सने केसरिया शाने हैं। रंग भेद का मलाल नहीं, जाति धर्म का ख्याल नहीं, कोई भाषा का सवाल नहीं, ऊंच नीच का बवाल नहीं, मजहब नहीं सब आज़ादी के परवाने हैं, माटी माटी से सने केसरिया दीवाने हैं। छोटे छोटे द्वीपमाला, छोटे छोटे द्वीपमाला, सब नीले है नीले नीले, सीप कौड़ी पन्ना मूंगा, नारियल सुपारी केले, एक सुर में गाते सब आज़ादी के तराने हैं, माटी माटी से सने केसरिया शाने हैं। छिलमिलाते पीले रेत लहरे, छिलमिलाते पीले रेत लहरे, चुलबुलाते मछलियां कहीं गहरे, छिलमिलाते पीले रेत लहरे, चुलबुलाते मछलियां कहीं गहरे, गाथा कहती कैदियों के तीरे, इनकलाबी वे बहुतेरे चेहरे, बना ऐसे हाथों से आज़ादी के आशियाने हैं, माटी माटी से सने केसरिया अफसाने हैं। मैं एक और कविता सुना के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि बहुत करीब से, जो मेरी बहुत पसंद की है कविता, कि बहुत करीब से पहली बार जब शर्म की प्रसव पीड़ा देखी होगी। थोड़ी सी समझने वाली बात है, तो ध्यान से सुनिएगा कि बहुत करीब से पहली बार जब शर्म की प्रसव पीड़ा देखी होगी, अपनी अस्तित्व के खोख में आकांक्षाओं के इर्द गिर्द। तब क्या तुमने कभी रोशनी को सुना है? तब क्या तुमने कभी रोशनी को सुना है, या कभी पुल पर से गुजरते हुए नदी की कपकपाहट को महसूस किया है? या अपनी नाभि के काले गड्ढे में डुबके हुए कितने सेकंड, कितने मिनट, कितने घंटे, कितने दिन, कितने महीने और कितने साल बीत गए, कुछ पता है तो? कब अपनी बाईं जेब के अंदर धड़कते हुए चांद को शर्म से हकलाते हुए देखा है तो? कब अपनी बाईं जेब के अंदर धड़कते हुए चांद को शर्म से हकलाते हुए देखा है तुमने? कब सफेद बालों के आईने में एक शाम गुजर गई, एक रात बाकी है और एक सुबह उछाले को छान रही है गहरे पानी के अंधेरे। कब टिफिन के निचले हिस्से में हिनहनाते हुए सूखे दीवाले की तरह अपनी नियति बना ली है तुमने? बरखुदा निकलो, निकलो अपने भीतर के बहबीत चेहरों के गिरेबान से बाहर, निकलो और बिखर जाओ धूल के शर्मनाद में, और ठहर जाओ लक्ष्य की दरार में एक खतरनाक चमक की तरह। बहुत पैच के पुल के नीचे से अब पुल को थामे रहना है सूरज के अंतिम फैसले तक। हाँ, ये ऐलान है डूब तो चुके रेगिस्तान के पानी का। नमस्कार। धन्यवाद वासु कुमार जी। हमारे पास
20 से 25 मिनट का समय और बचा है। मैं आवाज़ दूंगी आपकी जोरदार तालियों के बीच JNRM की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मंजू नायर जी को। आइए सुनते हैं हमारे अंडमान निकोबार द्वीपों की एक बहुत ही जानी मानी कवित्री को। उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, प्रशासन के अधिकारीगण, आर्ट एंड कल्चर से जुड़े सभी कार्यभार संभालने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारी, और साथ ही साथ साहित्य अकादमी के द्वारा सहयोग से जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है उसमें मैं अपनी बातें रखने के लिए आई हूँ। रशीदा ने पहले ही घड़ी की ओर इशारा कर दिया है, तो कोशिश करती हूँ कुछ बातें बताकर अपनी बात समाप्त करूँ। वैसे तो प्यारे बच्चों, आप एक बहुत सुंदर से खूबसूरत सी शाम में आज यहाँ पधारे हो, और आप सभी बहुत अच्छे से एक शब्द जिसका नाम है एकता के बारे में सुनने जा रहे हो, और अपने द्वीपों में रह के विविधता में एकता जिसको हम पूरे विश्व में उजागर करते हैं उसके बारे में सुनने के लिए आप एकत्रित हुए हो। एकता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया व भावना है जो किसी राष्ट्र, देश और उसके सभी लोगों में भाईचारा अथवा प्रेम एवं अपनवत प्रस्तुत करता है, बढ़ाता है। मैं प्रारंभ करूंगी अगेन जेल से। जेल अगर द्वीपों में देखा जाए तो वाइपर और सेल्यूलर, वैसे सेल्यूलर ज़्यादा विख्यात हो गया, उस काले पानी के ज़माने में कुख्यात रहा और आज आज़ादी का मंदिर है। लेकिन जो वाइपर जेल है वो जेल तैयार हुई थी महिलाओं के लिए। तो कुछ महिलाओं के संदर्भ में अपनी जानकारी जो आपके साथ साझा करना चाहूँगी। तो जो महिलाएं आई थी उनको भी सज़ा मिली थी, और वो भी अन्य जो कॉन्विक्ट्स आए थे उनके साथ ही आए थे, लेकिन उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए जेल तैयार हुई। वाइपर में महिलाओं के लिए जेल थी, वो बाद में समय रहते उसको शिफ्ट कर दिया गया, और वो कैदियों के कपड़े सीती थी। बहुत सारे ऐसे काम होते थे, खाना बनाना या सफाई, सबका स्वच्छता वगैरह का वो ध्यान उनके द्वारा ही करवाया जाता था। लेकिन उनकी वजह से एक गांव, या आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा वार्ड अब है, वो शादीपुर नाम से विख्यात है, जिसको जो है स्थापित किया गया। और ये शादीपुर इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पर शादियाँ होती थी, और कैसी शादियाँ, जो कॉन्विक्ट महिलाएं होती थी वो वहाँ काम पे रहती थी, और संडे के दिन, छुट्टियों के दिन, जैसे मैंने पढ़ा है कि वहाँ सेल्यूलर जेल से जो कैदी टिकट ऑफ लीव में जाना चाहते थे उनको तो भेज दिया जाता था, लेकिन जो नहीं जाना चाहते थे और द्वीपों में बसना चाहते थे उनको वहाँ पे ले जाया जाता था। और वहाँ ना धर्म, न जाति, ना किसी प्रकार की रीजन की बात, लोग जो भी पसंद आए आपस में ब्याह होती थी, और वैसे यहाँ का समाज फिर बनता गया, बढ़ता गया। और परिवारों में आप ये देख सकते हैं कि अभी जब इंट्रोडक्शन हो रहा था रशीदा के लिए, वो मेरी क्लासमेट भी है, अच्छी सहेली भी है, तो उनके घर पे मैं गई तो मैंने देखा उनकी माँ मलयाली, तो मैं पूरे टाइम देख रही थी कि वो बिल्कुल भी कुछ भी बोली नहीं, चुप बैठी रही। तो मुझे लगा कि मलयाली है, तो मैं उनसे मलयालम में बात करने लगी, और रशीदा को पूछा ऐसा क्यों, तो कहती कि वो हिंदी कभी नहीं बोली, और कैसे संपर्क हुआ पर बता देती थी, समझा देती थी। पास बैठी है रशीदा, तो उनकी वालिदा से मेरा परिचय रहा। तो ऐसी ही बातें हमारे समाज में बहुत प्रचलित थी, क्योंकि हमारे लिए सह अस्तित्व बहुत ज़रूरी था कि हमें जो मिल जाता, चॉइसेस हमारे पास ज़्यादा नहीं थे। मैं तो अपने युवा जो युवती जब थी तब उस उम्र को याद करती हूँ कि अब दुकानों पे जाओ तो कपड़े खरीदे तो आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगा, दुकानदार कहेगा ये 5 है इसमें से चुन लीजिए। तो ऐसी ही स्थिति थी कि लिमिटेड चीज़ें द्वीपों में थी, उन्हीं पर निर्भर होकर हमने अपनी ज़िंदगी बिताई। तो जो जेल थी उस जेल की बात तो मैंने आपको बताई, और शादीपुर के
के बारे में बताया, वैसे ही प्रेमनगर भी यहाँ एक वार्ड है, वहाँ भी लोग बड़े ऐसे, वो बहुत ही प्राकृतिक तौर पे बहुत ऊंचा नीचा खड्डे वाला गांव है, लेकिन वहाँ लोग बड़े सद्भाव से रहते थे। तो ऐसे ऐसे गाँव के भी नाम पड़े। और साथ ही साथ अगर हम थोड़ी और इतिहास की तरफ देखें तो दूधनाथ तिवारी का नाम लेना चाहूँगी। तो मातृत्व का बलिदान हमारी आदिवासियों ने भी किया। लीपा और झिंगा की पत्नी थी, वो विद्रोही बने और जाके जुड़ गए अंग्रेजों के साथ, जिस कारण की हार हुई। जो 1857 का बैटल हुआ था, उस बैटल में ये प्रॉब्लम यहाँ उत्पन्न हुई 58 में मई महीने में कि आदिवासी हमारे हार गए। तो उसका कारण था दूधनाथ तिवारी। और उस समय वो आदिवासियों से मिल गया था जब अंग्रेजों से मिलने आने से पहले। और वहाँ लीपा और झिंगा जो है उसमें से एक, दोनों से शादी हुई लेकिन एक गर्भवती हुई थी। लेकिन ये विद्रोही होने के कारण लीपा ने अपने मातृत्व का त्याग किया। कहे ऐसे विद्रोही के बच्चे को मैं इस माटी पर जन्म नहीं दूंगी। और आपने रानी लक्ष्मी का नाम सुना होगा, जो ननखौरी की रानी है। हमारी निकोबार ग्रुप की बहनें जब हम कॉलेज में इंटरनेशनल विमेंस डे मनाते हैं, तब वो कहते हैं कि हमें ये क्या पता नहीं आप क्या मनाते हो, हमें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी फेमिनिज्म के लिए बात करना या इंटरनेशनल विमेंस डे जैसे दिवसों को मनाना, क्योंकि जो विमेन है वो उनको समाज में बहुत अच्छा ओहदा और दर्जा मिला हुआ है। और रानी की बातें वो कैप्टन जैसी है, आज भी वो चला आ रहा है। तो महिला हो, पुरुष हो, या हमारे समाज में व्याप्त जो अन्य बातें हैं, वो आप देख पाएंगे कि सब एक रूपता है, सबको सम्मान मिलता है, सह अस्तित्व है। हम एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और इस कारण ये समाज बहुत ही पल्लवित, पुष्पित और खुशहाल व शांत है। सेल्युलर जेल की बात करना चाहूँगी। सबसे अधिक उस लेखक की, वीर सावरकर जी की, जिन्होंने गोमांतक और कमला जैसे साहित्य की रचना जेल के दीवारों पर लिख कर ही की थी। तो उन्होंने भी कहा था कि हमें एक भाषा चुन लेना चाहिए, क्योंकि जब प्रताड़ना होती थी तब सबके ऊपर, सबके दुख को जानना, उनको सहेजना, उन पर बातें करना, उनको जानना ज़रूरी था। तो एक माध्यम होना चाहिए था। तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि हिंदी को उजागर करें। और एक माता ने जब पत्र लिखा अपने जेल में पड़े बेटे के लिए कि आप कहाँ हो, तो कैसे हो, इस प्रश्न का उत्तर पाती में दिया गया। वो पाती कहती है कि मैं कहाँ हूँ और कैसा हूँ, यही बात बताएगी आपको माँ कि मैं अपने दोनों जो कोठरी है दीवारों, या सामने भी वो दीवार ही थी, उस सेल के अंदर से मैं जय हिंद बहुत ज़ोर से सुनता हूँ। और ये जय हिंद की गूंज एक नहीं, थाउजेंड्स ऑफ लोग, हज़ारों लोग बोल रहे हैं। इसका मतलब मैं भारत में ही हूँ। वो थी सेल्युलर जेल। तो ऐसी ही और घटनाएं, जब भूख हड़ताल होती थी तब भी किसी के ऊपर सज़ा, वैसी सज़ा, कठोर सज़ा होती थी। तो वो जब जय हिंद का पुकार लगाता तो सारे सेल के अंदर अकेले हैं लोग, सारे सेल से जय हिंद, वंदे मातरम करती थी, जो एकता प्रदर्शित करती थी। वो एकता और देशभक्ति आज भी हमारे दीपों में कायम है। वैसे समय की कमी को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे दीपों में जो आकाशवाणी है उसमें से 7 भाषाओं में प्रसारण होता है। अब किसी भी राज्य के आकाशवाणी मैक्सिमम 2 या 3, हमारे यहाँ 7 निकोबारी भी उसमें शामिल है भाषाओं में प्रसारण। आप दोपहर के बाद खोल के देखिए अपनी आकाशवाणी श्री विजयपुरम को, तो आपको इन सभी भाषाओं में प्रसारण सुनाई देगा। और वैसे ही अभी बात हो रही थी कि बहुत सारे समाजम, हेमंत जी ने कहा कि यहाँ केरला समाजम है या भोजपुरी समाज है। ये सारे समाज के लोग अपने अपने तरह से अपने जो सांस्कृतिक विरासत है उसको उजागर करते हैं, लेकिन जब उसका आघोष होता है, उत्सव होता है, तो सभी लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। धर्म की बात, होली की बात, दिवाली की बात, त्योहारों की बात, आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, हम सब मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं। और एक दूसरे का, सबसे बड़ी बात है कि हम एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। इसी सम्मान की वजह से जो जातिवाद है, जो धार्मिक विविधताएं हैं, वो कहीं भी आड़े नहीं आती। और एक बहुत सुंदर समाज की रचना हमारे दीपों में हुई है। तो इसी प्रकार थोड़ी सी साहित्यिक बातें मैं करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो है कुछ
संस्थाएं ऐसी हैं जिसमें नव परिमल की स्थापना हुई थी। हिंदी साहित्य कला परिषद है। ये साहित्य के विकास, हिंदी के विकास के साथ साथ दीपों के साहित्य के विकास के लिए भी बहुत काम कर रही है। मेरी खुद की एक पुस्तक हिंदी साहित्य कला परिषद में प्रकाशित की है, काव्य संग्रह है। तो मैं उन सब जज्बों को सलाम करना चाहूँगी कि हम इन दीपों में रहते हुए भी हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है, चारा बटने की दूसरा रास्ता नहीं है। हम अगर जाना भी चाहे विशाखापट्टनम या कहीं, मैं तो रंगून जाया करते थे, तो वो दूरी हजारों किलोमीटर की है। तो हमारे पास जो है उसी से हम संतृप्ति पाते हैं, उसी में हम खुशी पाते हैं, उसी को बांटते हैं और एकता में बल है और एकता बहुत अच्छी बात है। इस बात को साबित करने की कोशिश करते हैं। अंत में यही कहना चाहूँगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद। धन्यवाद मंजू, डॉक्टर मंजू नायर। और अब मैं आवाज़ दे रही हूँ डॉक्टर सपन कुमार बिस्वाल जी को, जो JNRM के ही असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आपके समक्ष बांग्ला भाषा में आज के इस विषय पर विचार व्यक्त करेंगे। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं साहित्य अकादमी तथा हमारे अंडमान निकोबार प्रशासन के आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से हमारे मुख्य सचिव महोदय ने, जो काल भी मैंने देखा हूँ सर एकदम ध्यान से सभी के भाषण को, अभिव्यक्ति को उन्होंने ध्यान से सुन रहे थे। मैं बांग्ला में नहीं बोलूँगा क्योंकि ये अंडमान है और जो भी मेरा टूटा फूटा हिंदी है उसी में ही मैं बात करूँगा। सभी ने बताया कि सेलुलर सेल और अंडमान निकोबार के ये जो कोटडार क्षेत्र से हमारे जो प्राथमिक साहित्य के जो रुचि या उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 1949 के बाद जब धीरे धीरे बंगाली सेटलमेंट आए और यहाँ से दिल्लीपुर तक चले गए, 100 के करीबन गांव में बसते गए और साहित्य के एक नया रूप उजागर होते गए। गांव-गांव में छोटे छोटे क्लब बनते गए। शाम को जो बड़े लोग थे वो अपने पूर्व बांग्ला के वहाँ के संस्कृति को यहाँ पर लेके आए और शाम को बैठे अपने कष्ट को संगीत के माध्यम से, अपने कष्ट को साल के दुर्गा पूजा में एक बड़े उत्सव में अपने ये क्या कहते हैं धार्मिक अनुष्ठान या रामायण महाभारत कथा या बड़े बड़े यात्रा के जैसे ड्रामा वो प्ले करते थे और लोगों के मनोरंजन के साथ साथ एक नया इतिहास शुरू किया था। जो अंडमान के शुरुआत जो समाज से हुआ था कोटडार केंद्रित, वो धीरे धीरे बहते बहते गांव-गांव तक चले गए और पूरी अंडमान में जो बंगाली समाज जो थे, जिसके सबसे बड़ा एक समुदाय के रूप में माना जाता है, वो पूरी भारत अंडमान के बाकी समाज के लोगों को एक साथ मान लिया और एक तरफ से हम लोग कह सकते हैं कि एसिमिलेशन, अकल्चरेशन एंड एसिमिलेशन, इसमें बंगाली समुदाय के सबसे ज़्यादा भागीदारी है क्योंकि उनकी संख्या भी है। और मैं जहाँ तक कोटडार से जब बाहर गया, मैं 3.5 साल में मायाबंदर हूँ, मैंने देखा कि उस जगह पर हर व्यक्ति बंगाली बोलते हैं, वो चाहे तमिल हो चाहे हमारे छोटा नागपुर आदिवासी हो, वो उस भाषा में बांग्ला भाषा भी सीख लिया। जब इतने बड़ी ताकत है हमारे अंडमान के भाषा के और संस्कृति के कि जो सब एक साथ मिल के वो शुरुआत किया है। बांग्ला भाषा का एक सबसे बड़ा ये है कि हमारे भाषा के हर गांव में हर जगह पर छोटे छोटे क्लब बना है और उस क्लब में वो हर साल कहीं न किसी रूप में छोटे छोटे पत्रिका के साथ वो अपने भावनाओं को, अपने लोगों के जीवन शैलियों को उसमें रखा है और धीरे धीरे कई सारे छोटे छोटे पत्रिका हमारे अंडमान से निकालते हैं बांग्ला भाषा में और कहीं दूसरा भाषा में भी निकालता है। पर ये भाषा इस अभिव्यक्ति के साथ जोड़ता है और सारे समुदाय के लोगों को लेता है। मैं अभी इसमें सामने मैं छोटा सा निवेदन रखना चाहता हूँ कि हमारे जो नए पीढ़ी है उनको अगर हमारे साहित्य के बारे में और भी रुचि रखना है, उनको अगर उत्साहित करना है, तो मैं प्रशासन के हमारे मुख्य सचिव बैठे हैं, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि कम से कम एक वर्कशॉप
एक जो वर्कशॉप होना चाहिए, जिस वर्कशॉप में हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे कॉलेज के बच्चे कम से कम साल में 3 दिन या 6 दिन के लिए वर्कशॉप होना चाहिए, जहाँ पर बच्चे आके अपने अपने भाषा में वो अपनी रचनाएं लिखेंगे और उस रचना के माध्यम से सृष्टि तैयार होगा। दूसरा मैं बात कहना चाहता हूँ कि जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा किताब नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम लोग हमारे ये साहित्य के विकास नहीं कर पाएंगे। दीपो के साहित्य बहुत ही समृद्धशाली साहित्य, मैं कल भी बताया था, इतना अच्छा समृद्धशाली साहित्य कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हर भाषा के लिए, हर संप्रदाय के लोग रहते हैं। हम तो ये कहते हैं कि हर परिवार में, जैसे रशीदा मैडम बोलिए, मेरे को बोलिए, हर परिवार के अंदर में एक मिनी इंडिया भरा हुआ है। चाहे हमारा त्रिपाठी साहब बोलिए, तिवारी साहब बोलिए, सब घर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बंगाली, तमिल, तेलुगु सारे समुदाय के लोग बने हैं, विवाह के सूत्रों के माध्यम से, दोस्ती के माध्यम से। तो इससे बड़ा ताकत, इससे बड़ा एकता, शक्ति हमारे ख्याल में भारत में कोई जगह नहीं हो सकता। इसको और भी समृद्धशाली करना है तो हमारे जो पीढ़ी है उनको साहित्य में रुचि लाना है, उनको खूब किताब पढ़ना है, नए नए भाषाओं की किताब अभी आती है, हमारे MPT ने कई सारे लैंग्वेज में किताब निकालते हैं, उनको लेना है, हमें पढ़ना है, तब जाके हमें और भी पता चलेगा कि एकता को कैसे और जोर मिले और हमारे अंडमान द्वीपों को, साहित्य को और भी समृद्धशाली करने के लिए हमें और भी आगे बढ़ना चाहिए। अभी हाल ही में हमारे हायर एजुकेशन की तरफ से चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी साहब ने एक नया पहल उठाया न्यूज़ लेटर के बारे में। हम लोगों ने अपने कॉलेज की तरफ से न्यूज़ लेटर बनाया और साहब ने लास्ट मीटिंग में बताया केवल न्यूज़ लेटर पे अपने इवेंट्स को नहीं देना है, बच्चों की तरफ से छोटे छोटे कविताएं, छोटे छोटे रचनाएं भी उसके साथ रखना है। हमारे ख्याल में बहुत बड़ा प्रयास होगा। हम चाहते हैं कि हर स्कूल में भी इसी तरह मैगजीन जो है, हमारा जो वर्ल्ड मैगजीन होता है, उसी तरह साल में कम से कम एक मैगजीन निकालना चाहिए। उसमें हर भाषा के छात्र छात्री अपने लेखन लिखें, उसमें उसके अंदर में रुचि हो और धीरे धीरे एक बड़ा साहित्य के एक समागम हमारे अंडमान निकोबार हो सकता है, क्योंकि ये समृद्धशाली जगह है, ये समाज ऐसे है कि ये पूरी भारत को एक आईना दिखा सकते हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सबन बिस्वाल जी, बहुत ही अच्छी तरह से आपने इस मुद्दे पर बात की और आगे बढ़ते हैं, सिलसिला जारी रखते हैं। और मैं आवाज़ दे रही हूँ, बुला रही हूँ श्री आर गोपालन जी को, जो तमिल विषय में आपके समक्ष आज के इस विषय पर रोशनी डालेंगे। आर गोपालन जी। सर्वप्रथम हमारे द्वीपों के मुख्य सचिव आपको मैं नमन करता हूँ और साहित्य अकेडमी के पदाधिकारीगण और हमारे द्वीपों के अभी नए नए राइटर्स को मैंने देखे हैं, कवि को देखे हैं, तो आप सबको भी नमन करते हुए प्यारे बच्चों आपको भी मैं नमन करता हूँ। और जिस मंच को नेतृत्व संचालन कर रही है डॉक्टर इकबाल मैडम, उपस्थिति आपको भी मैं नमन करते हुए, मैं बचपन से ही रशीदा मैडम को देखते हुए हम लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि उनके जैसा कभी मंच हमें भी मिले, कि उनकी आवाज़ के हम बहुत ही मतलब फैंस रहे हैं। तो रशीदा मैडम आपके लिए मैं एक शेर पेश करूंगा, उसके बाद मैं आगे जाने की कोशिश करूंगा। शेर इस प्रकार है। रात क्या दुली सितारे चले गए, गैरों से क्या शिकवा जब अपने ही साथ छोड़ गए। जीत तो सकते थे जिंदगी की हर एक बाजी, मगर अपनों को जिताने के लिए हम हारते चले गए। देखिए, ये अंडमान की सुंदरता है। यहाँ में अनपढ़ लोग भी 4-5 भाषा समझते हैं। तो मैं बांग्ला भाषा भी अल्प में बुझी और तेलुगु भाषा में पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी तमिल भी आप कुंजम समझ जाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ मैं अपनी रचना को आपके सामने पेश करता हूँ। अंडमान इंडियाविन कुट्टी इंडिया। கடாரத்தை வென்ற ராஜேந்திர சோழன் நக்கவரத்தை நிலை கலைப்பாரும் ஒரு நிறுத்தங்கள் இந்த அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் தமிழனுக்கே சொந்தம் என்கிறது சங்ககால வரலாறு. நக்கவரம் நிக்கோபார் என்று அழைக்கப்படுகிறதோ அல்லது அழகிய மான்களை பெற்றிருந்ததால்
அந்தமான் என்று அழைக்கப்படுகிறதா? இந்த கேள்வியை மக்கள் மன்றத்தில் விவாதித்து வைத்துவிட்டு என் கேள்வியை தொடங்குகிறேன். வந்தாரை வாழ வைக்கும் தமிழகம் என்று தமிழகத்தை கூறுவதுண்டு. ஆனால் இந்த அழகிய அந்தமானில் வந்தவரெல்லாம் வசதியாக வாழலாம் என்பதுதான் உண்மை. குழந்தை அழுதால்தான் அன்னை உணவளிப்பார் என்பது என்றும் உள்ள கூற்று. எங்களை பார்த்து எங்கள் தேவைகள் அறிந்து உணவளிப்பால் எங்கள் தாய். அதான் மத்திய அரசாங்கம். ஆம், நாங்கள் மத்திய அரசாங்கத்தின் செல்ல பிள்ளைகள். हमने ऐसे लिखा है कि जब बच्चा रोते हैं तो माँ मतलब उनके लिए कुछ देती है, बट हम अंडमान के द्वीपवासी इतने मतलब लकी है, हम बिना रोते ही हमें सब कुछ मिलता है जिसे देता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट. मैंने ऐसे ही लिखा है. காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை இந்திய எல்லை என்று இன்னமும் சில மாநில புத்தகங்களில் குறிப்பிடப்பட்டாலும் இல்லை, நக்கவரத்தின் பிக்முள்ளியின் முனைவரை இந்திய எல்லை என்று உண்மையை இந்தியர்களிடம் நாம் ஒவ்வொருவரும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தாய்நாட்டின் எல்லை மொழி வாரியாக பிரிக்கப்பட்டு எல்லை கோடுகள் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டாலும் எங்கள் தீவுகளில் மட்டும் எல்லா மாநிலத்தவரும் ஒரு குடைக்குள் வாழ்வதன் சூட்சமும் தான் என்ன என்று புரியவில்லை. தேசத்தின் மாநில எல்லையை உடைத்தெறிந்த ராமர்கள் இந்த தீவுகளில் மன்னர்களாம். இத்தீவுகளில் எல்லோரும் ஓர் குலம், எல்லோரும் ஓர் இனம் என்ற உயர்ந்த கோட்பாட்டுடன் எல்லோரும் நாடும் இன்புற்று வாழ்வது இந்த உலகத்தின் 8வது அவசியம். இந்துக்கள் தீபாவளியையும், இஸ்லாமியர்கள் ஈகை திருவிழாவையும், கிறிஸ்துவர்கள் கிறிஸ்துமஸையும் கொண்டாடுவார்கள் என்பதுதான் உண்மை. ஆனால் இங்கே மட்டும் மதத்தை விட மனிதநேயம் மட்டும் தலைத்தூங்கி இருக்கிறது. எல்லாரும் எல்லா திருவிழாவையும் இன்புற்று கொண்டாடி மகிழ்வதுதான் இன்னொரு அதிசயம். अन्य देखें जैसे हम देश में देखते हैं, इंडिया में देखते हैं कि हिंदू दीपावली मनाते हैं, क्रिश्चियन अपने क्रिसमस मनाते हैं, मगर मैंने अंडमान में देखे यहाँ में हर कोई लोग हर त्योहार को मनाते हैं. यहाँ का सबसे बड़ा मतलब सुंदरता है, यहाँ लोग खुश रहना चाहते हैं. आप कभी नहीं बोल सकते कि इनके त्योहार मैंने ऐसे ही कुछ लिखा है. நாளைய விடியல் என் வாழ்வில் நம்பிக்கை விடியல், நாளைய விடியல் என் வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை விடியல் என்ற நம்பிக்கை அனைவருக்கும். இங்கேதான் இந்திய தாயின் மூவண்ண கொடியை ஏற்றி வைத்த நேதாஜிக்கு விரைவில் ஆங்கிலேயரை உதைத்து விடுவோம் என்ற நம்பிக்கை கொண்டது. इट्स a land of great मतलब हमारे लिए उम्मीद की एक मतलब नीति है. செல் சிறைச்சாலைக்குள் சிக்குண்டு தவித்தாலும் ஒரு நாள் இந்த ஆங்கில ஆதிக்கத்தை சில்லு சில்லாக உடைத்தெறிவோம் என்ற நம்பிக்கையை வீர சாவர்கர் தந்தது இந்த காலாபாணியின் செல்லுலார் சிறைச்சாலை தானே. ஆங்கிலேயரின் அடக்க முறையால் உயிர் தியாகங்கள் ஏராளம். அவர்களின் தோட்டாக்கள் குடித்த உயிர்களின் எண்ணிக்கை சொல்லில் மாளாது. ஆங்கிலேயர்கள் இறந்த உடல்களை புதைக்கவில்லை, தெரிந்தோ தெரியாமலோ விதைத்து விட்டார்கள். அதனால் தான் இன்று வரை இங்கு பூக்கும் பூக்கள் கூட சுதந்திர மனத்தோடு பூக்கிறது. எனவே தேசப்பற்றி இங்கு வீசும் காற்று என்றும் கலந்திருக்கும். அதனால் தான் இத்தீவுகளின் காற்றை சுவாசிக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் தேசப்பற்றி மிக்கவர்களாக இருக்கிறார்கள். இத்தீவுகளின் விடியலில் பட்டினி விழிப்புகள் உண்டு. ஆனால் தீவுகளின் அஸ்தமனத்தில் பட்டினி உறக்கங்களே இல்லை என்பதை ஆணித்தரமாக எடுத்துக் கொள்கிறேன். பிறர் பசியை போக்குவதில் இத்தீவுகளின் முதன்மையானவர்கள். मैंने सोचा इसमें लिखे ऐसा है, इन द्वीपों की सवेरा में कोई आदमी भूखा उठता जरूर है, बट कोई भी मतलब सूरज ढलते ढलते कोई भी भूखा नहीं सोता. ये हमारे द्वीपों की सुंदरता है. இத்தீவுகளில் மத கலவரங்களில் அரங்கேற்றம் கண்டதே இல்லை. அரசை எதிர்த்து போராட்டங்கள் இல்லை, போராட்ட நினைவுகளே இல்லை. சாதி சண்டைகள் சத்தியமாக நிகழ்வதில்லை. வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்பதை எங்கள் பேச்சு, அன்பு என்பதை எங்கள் அனைவரின் மூச்சு. ஆதிவாசிகளும் நீதிவாசிகளும் அருகருகே வசிப்பது அழகு. மண்ணின் மைந்தர்கள் எங்கள் பெண்களை திருமணம் செய்து கொள்வது அதைவிட அழகு. மொத்தத்தில் இத்தீவுகளில் வாழ்வது ஒற்றுமையாக அதைவிட அழகு என்று கூறி इन उड़ाई முடித்துக் கொள்வதற்கு முன்னால் खत्म करता हूँ. उससे पहले हमारे मुख्य सचिव जी कि मैंने एक कविता बहुत पहले लिखा था सर, उसका हिंदी अनुवाद में बता देता हूँ. बहुत पहले और किताबों में भी आई है. वो छोटी सी कविता है. जब सुनामी के बाद हमारी छोटी सी बच्ची क्या सपना देखती है उसके बारे में लिखा. तितली की तरह उड़ने की आशा, हिरन की तरह दौड़ने की आशा, साइकिल में सड़क की ऊंचाई को छूने की आशा,
साइकिल की सवारी में सडल की ऊंचाई को छूने की आशा, रेलगाड़ी में अंडमान की सैर करने की आशा, समुद्र की मछलियों की हिसाब रखने की आशा, अंत में सुनामी की लहरों को बाहों में बांधने की आशा। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। गोपालन जी का धन्यवाद करते हुए आगे जिस वक्ता को रचनाकार मैं बुला रही हूँ वो है हमारे सबसे सीनियर मोस्ट डॉक्टर रामकृपाल तिवारी जी। सर, मैं आपको यहाँ आमंत्रित करती हूँ और आखिरी के जो चंद एक मिनट है वो आपके नाम। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव और मंच के संचालनकर्ता डॉक्टर रशीदा इकबाल मैडम, मंच पर उपस्थित सभी हमारे रचनाकार और सभा में सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, कला सचिव महोदय, टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मंजू मैडम, कनक राधा मैडम और जितने भी यहाँ पर उपस्थिति है सभी को जो है मैं नमन करता हूँ, स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और साथ ही साथ धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। मुझे धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहाँ पर मैडम ने आमंत्रित किया है, क्योंकि अब ये समय नहीं है कि मैं कुछ कहूँ। मैडम ने कहा कि चंद कुछ क्षण है, तो क्षण भर में यही मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो मुख्य सचिव आज के हैं यहाँ पर, इनकी यह महनीय कृपा के द्वारा साहित्य उत्सव, हालांकि दीपों में मैं 43 वर्षों से देख रहा हूँ कि विविध प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा है, लेकिन इतना सुंदर ढंग से जो साहित्य अकादमी, जो भारतवर्ष की सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्यिक संस्था है, भारतवर्ष की सभी भाषाओं की संस्था है, उसके द्वारा इस महोत्सव का आयोजन करना यह एक बहुत बड़ी बात रही है। दूसरी बात, मैं 27 तारीख को उद्घाटन सत्र में बैठा था और मुख्य सचिव महोदय ने जिस वक्तव्य को यहाँ पर उद्धृत किया वह मतलब एक निहायत, उससे अच्छा कोई वक्तव्य नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जिस रामायण का उद्धरण यहाँ प्रस्तुत किया वह वास्तव में अंडमान निकोबार की पूर्व पीठिका के रूप में जो है हमेशा हमेशा से याद किया जाता रहा है। अब बहुत सारी बातें हुई हैं, समय का अभाव है, मैं इतना ही कहूँगा कि अयम निज परो व्यक्ति गणनाम लघुचेत शाम उदार चरिता नाम तुम वसुधैव कुटुंबकम। हम केवल आखिरी पंक्ति को जानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन है कहाँ से? अयम निज, यह मेरा है, अयम निज परो व्यक्ति, यह दूसरे का है, गणनाम लघुचेत शाम। इस प्रकार की बात कहने वाले लोग छोटी बुद्धि के होते हैं, लेकिन उदार चरिता नाम तुम वसुधैव कुटुंबकम, जो अपने पूरे वसुधा को ही परिवार मानते हैं। तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह केवल अंडमान भारत लघु भारत नहीं है, ये पूरी दुनिया इसमें समाहित है। आज़ादी से पहले पूरी दुनिया तो थी यहाँ पर, अंग्रेज थे, बर्मा के लोग थे, थाईलैंड के लोग थे और आज भी बहुत कुछ हैं। मायाबंदर में देखिए करेन और बर्मी लोग हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, समय बहुत कम है, लेकिन इस कम समय में 2-3 बातें मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर विद्यार्थी और प्रशिक्षणार्थी बैठे हुए हैं, जिनके फायदे की बात है। बहुतों को नहीं पता है कि यहाँ पर आदिवासी तो रहते हैं, लेकिन आदिवासी कितने वर्गों में हैं? यहाँ के आदिवासी 2 वर्गों में विभक्त है, निग्रेटो और मंगोलाय। निग्रेटो नस्ल के जो आदिवासी हैं वह यहाँ ग्रेट अंडमानी, जिन पर चर्चा हुई है, विश्वनाथ साहब ने किताब भी लिखी है, और 1859 में जो है युद्ध हुआ था, तो अबरडीन की लड़ाई। और इस प्रकार से तो ग्रेट अंडमान निकोबार प्रशासन ने स्टेट आइलैंड में बसा दिया है। और ओंगे को जो है डुगाम क्रीक छोटा अंडमान द्वीप जो है, लिटिल अंडमान जिसे कहते हैं, वह डुगाम क्रीक में बसाया गया है। और जारवा जो बड़े ही होस्टाइल थे, जो तमाम किताबों में लिखा गया कि आदमी को खा जाते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और वो जो है आजकल हमारे सर्व समाज से मिले हुए हैं। और यह बड़ी रोचक घटना है, लेकिन उस घटना को पूरा वर्णित करने का हमें किताब में लिखा है, उस पूरा वर्णन है। I.P. गुप्ता साहब जो उपराज्यपाल महोदय थे, उनके बड़े ही एक जारवा लड़का वो चोट खा गया था, गिर गया था, पुलिस वाले ने करौतला में उसको मतलब लाया और मेडिकल में भर्ती हुआ। और उसके पश्चात एनए
एनवे ने जो है अपने समुदाय में जा करके और हिंदी सीख करके गया और फिर वहाँ लोगों को बताया कि भाई ये लोग बड़े अच्छे लोग हैं। और फिर तब से न माई तिलक में कभी जारवाओं का तीर चलता है और न तो कहीं किसी भी प्रकार से कहीं कोई आपदा नहीं आती है जारवाओं के द्वारा। तो जारवा हालांकि अभी भी वो शटल उनको नहीं किया गया है, लेकिन वो अपनी जगह में ठीक ठाक है। और नॉर्थ सेंट्रल द्वीप जो यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, वहाँ सेंट्रली लोग रहते हैं और उनसे संपर्क हमारा नहीं है। तो ये निग्रेटो मूल के लोग हैं, इनकी अपनी अपनी भाषाएं और अपनी अपनी बोलियां हैं। निकोबार द्वीप की बात हम जब करते हैं तो हम दो मूल आदिवासी लोग रहते हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप जो सबसे सुदूर द्वीप है, ग्रेट निकोबार में सोम्पेन लोग रहते हैं और निकोबारी भी रहते हैं। निकोबार बाकी मालों से लेकर के और ग्रेट निकोबार तक निकोबारी रहते हैं। अब यहाँ सबकी अपनी अपनी भाषाएं और सबकी अपनी अपनी बोलियां हैं। अब इन सभी बोलियों के बीच में केवल अगर हम नॉर्थ सेंटिनल को छोड़ दें तो सभी हिंदी बोलते हैं। यह एकता की बात है, क्योंकि विषय एकता की है। तो सारे लोग जो है जारवा भी बोलते हैं। और आप ग्रेट अंडमानी को देखें, हम इस महाविद्यालय में एक प्रशिक्षणार्थी ट्रेनिंग भी ले रही है और भी अच्छे लोका जो सबसे बुजुर्ग आदमी थे जिनसे हमारी मुलाकात हुई है, तो लोका हिंदी बोलते थे, बहुत अच्छी हिंदी बोलते थे। तो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में, आज़ादी की लड़ाई में जिस प्रकार से हिंदी ने काम किया, इस द्वीप समूह को जोड़ने में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी पहले भी रही है और आज भी रही है। जनजातीय भाषाओं में उनकी अपनी बोलियां, उनकी अपनी भाषाएं होने के बावजूद भी सबके सब जो है हिंदी बोलते हैं। तो ये राष्ट्रीय एकता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि हिंदी। तो इसीलिए हमने दो पंक्ति की कविता भी मुझे सुनानी थी, मैं कई कविता लेके आया था, लेकिन अब समय नहीं है, तो मैं केवल जो है इस बात को कह रहा हूँ कि यह हिंदी हमारी परम पूज्य भाषा, इसी का सदा अभ्युदय चाहता हूँ, इसी का मधुर गान सर्वत्र गूंजे, यही देखना हुआ समय चाहता हूँ। इसी को पढ़ूँ मैं, इसी को लिखूँ मैं, इसी की मधुर मंच वाणी सुनूँ मैं, इसी की चरण अर्चना वंदना में निरंतर लगाना मैं मन चाहता हूँ। यह हिंदी हमारी परम पूज्य भाषा, इसी का सदा अभ्युदय चाहता हूँ। एक बात और कहूँगा, आप सभी लोग जो है ये कहते हैं कि अंडमान की भाषा है, यहाँ इसमें जो है हीनता का भाव है, इसमें जो है एक कमी है। नहीं, भाषा विज्ञान के हिसाब से, भाषा विज्ञान की दृष्टि से कोई भी भाषा जो है कमजोर नहीं होती है। हर भाषा का अपना महत्व होता है। तो इस प्रकार से अंडमान की भाषा का अपना महत्व है, वह जोड़ने की भाषा है। बाजार की भाषा लीजिए या और भी कहीं भी जाइए तो उस भाषा का अपना वो संयुक्त रूप है। रशीदा मैडम ने कुछ शब्दों का पूछ रही थी बच्चों से, बच्चे तो हिंदी वाले हैं, उनको उनका जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने रिसर्च करके, खोज करके जो है किताब लिखा है। उसको जो है अगर देखा जाए तो उसको बहुत सारी सामग्री हम लोगों ने दिया है। करीपत्ती बोलते हैं, साया बोलते हैं, और इस तरह से यहाँ के लोग किस प्रकार से बोलते हैं। यहाँ के पुराने लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई, शारदा राम जी का नाम आया, मदन मोहन सिन्हा मनुज हुआ करते थे, बिसारिया साहब की बात आई, और मदन मोहन सिंह जी अभी हमारे बीच जो है बड़े ही पुरुषार्थी व्यक्तित्व थे, आज नहीं है, उन्हें श्रद्धांजलि है। तो इस प्रकार से मुस्तफा साहब जो है चले गए, तो आने वाला है, वो आया है, वो चला जाएगा, लेकिन ये लोग सारे लोग जो है इसको जोड़ने का काम करते थे। हम सब लोग एक जगह 10 मार्च का जो है हनुमान दिवस बनाया करते थे, और वो है अक्षरहा जो है होली के आगे पीछे हुआ करता था। तो होली का भी कार्यक्रम होता था और होली के साथ साथ जो है वो हनुमान दिवस भी मना लिया जाता था। तो इस प्रकार से जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह संपूर्ण वसुधा का एक ऐसा मणि रत्न है कि जो एक आलोक प्रदान करने वाला है, जिसके द्वारा पूरा विश्व आलोकित हो सकता है। अगर हम यहाँ के वातावरण को, यहाँ के रहन सहन को और यहाँ के जो हाव भाव है, जो भी है, हालांकि प्रशासन बहुत कुछ कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज दुनिया आकर्षित है, यहाँ बहुत सारे देशी और विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, और निश्चित रूप से इसका महत्व जो है, जैसे पहले था काला पानी के नाम से, आज वो काला पानी खत्म हो गया। काला पानी क्यों रखा गया? वो तो ब्लैक सी के, ब्लैक वाटर की वजह से उसका नाम था। लेकिन एक और मैं 2-3 पंक्ति अंडमान के विषय में, ऐश्वर्यपूर्ण वैभवशाली, ऐश्वर्यपूर्ण वैभवशाली सभी एक बार लाते थे, पहले कैदी आया करते, अब सब लोग ही आते हैं। बहुत सारी बातें हैं, अब समय कम है, इसलिए जो है मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। लेकिन थोड़ा सा बहुत सारी बातें कही जा सकती थी जो नहीं कहा गया, और हम मुख्य सचिव महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को भी यहाँ उपस्थित करने का मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
कविता मैं कौन सी सुनाऊं, कविता बहुत है, लेकिन अब समय की सीमा है और इस समय की सीमा में एक कविता जो है छोटी सी 1-2 मिनट की कविता है। कुर्सी एक कविता है, क्योंकि वो अनुमान या कहीं भी दुनिया के कहीं भी इसको लागू कर सकते हैं। इसमें कृतज्ञता और कृतज्ञता की बात है। आज हम अनग्रेटफुल होते जा रहे हैं, उसी बात को इसमें दर्शाया गया है। युधिष्ठिर स्वर्ग की ओर कर रहे थे प्रस्थान, युधिष्ठिर स्वर्ग की ओर कर रहे थे प्रस्थान, साथ में चारों भाई प्रिया और प्यारा स्वान। देखिए, अगर महाभारत की घटनाओं को लेकर के लिखा गया है, युधिष्ठिर स्वर्ग की ओर कर रहे थे प्रस्थान, साथ में चारों भाई प्रिया और प्यारा स्वान, सब एक एक कर ढलते गए, सब एक एक कर ढलते गए, बर्फ में गलते गए। युधिष्ठिर का अंगूठा गल गया, युधिष्ठिर का अंगूठा गल गया, लेकिन कुत्ते को कुछ नहीं हुआ। युधिष्ठिर का अंगूठा गल गया, लेकिन कुत्ते को कुछ नहीं हुआ। धर्मराज विचलित हुए, स्वान के पैरों गिरे। हे महाराज आप कौन हैं? हे महाराज आप कौन हैं? अब तक क्यों मौन हैं? आपकी जाति क्या है? देखिए, आज जाति की बात कही जा रही है। अरे हम सब एक ही जाति हैं, कोई अलग जाति नहीं है। ब्राह्मणों कुमासी बाहु राजन्यंकिता पुरु, ये हमारा पेट जो है वैसे है और पैर जो है हमारा शुद्ध है, कहीं कोई जो है अलग जातियां नहीं है। लेकिन हम लोगों ने बांट दिया कि हे महाराज, कुत्ता कह रहा है हे महाराज आप कौन हैं? अब तक क्यों मौन हैं? आपकी जात क्या है? आपका धर्म क्या है? स्वान हंसता रहा, अट्टहास करता रहा, बोला युधिष्ठिर, आदमी की तरह हमारी कोई जाति नहीं होती, आदमी की तरह हमारी कोई जाति नहीं होती, आदमी की तरह हमारा कोई गोत्र नहीं होता। हाँ, इतना जरूर होता कि हम आदमी के जूठन पर पलते हैं। हाँ, इतना जरूर होता कि हम आदमी के जूठन पर पलते हैं। आदमी भी आदमी के टुकड़ों पर पलता है, आदमी भी आदमी के टुकड़ों पर पलता है। आदमी पहले दुम हिलाता, आदमी पहले दुम हिलाता, फिर जूठन देने वाले पर गुर्राता, फिर जूठन देने वाले पर गुर्राता। लेकिन हम ऐसे नहीं करते, जूठन देने वाले की जान से बढ़कर रक्षा करते हैं। कुत्ता, स्वान, वो जूठन देने वाले से बढ़कर रक्षा करते हैं। हमारा यही धर्म है, हमारा यही कर्म है। हमें आदमी पसंद है, जबकि आदमी को कुर्सी पसंद है। हमें आदमी पसंद है, जबकि कुत्ते कुर्सी हमें आदमी पसंद है, जबकि आदमी को कुर्सी पसंद है। तुम्हें भी तो कुर्सी ही पसंद थी धर्मराज, कुत्ता कह रहा है कि तुम्हें भी तो कुर्सी ही पसंद थी धर्मराज। सोचो तुम्हारा धर्म किसने बिगाया, सोचो तुम्हारा धर्म किसने बिगाया, किसने तुम दोनों की हत्या करवाया। मात्र कुर्सी के लिए तुमने ईमान बेच दिया, मात्र कुर्सी के लिए तुमने ईमान बेच दिया, अपना धर्म बेच दिया। यही तो कहता है वह तुम्हारा गला हुआ अंगूठा। तुम भी अगर कुर्सी से अलग होते तो निश्चित है नहीं गलता तुम्हारा अंगूठा। तो ये छोटी सी रचना, और बस मैं आप सभी का आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्षमा प्रार्थी हूँ डॉक्टर त्रिपाठी जी, तिवारी जी सॉरी, और क्या आपको कम समय मिला बोलने के लिए, लेकिन अभी अगला सेशन शुरू होने में बस कुछ ही देर है, पर मुझे मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको समेटूं जल्दी से जल्दी जितनी हो सके। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारी एकता में विविधता, इसमें इसकी साहित्यिक अभिव्यक्ति होने के लिए और भी बहुत इस दिशा में काम करना है। एकता में विविधता की कई सारी मिसालें, मुझे तो लगता है हमारे जो 1857 के जो अनजान अनकहे शहीद यहाँ हुए, करीब 3000 के करीब वो लोग लाए गए। उसके बाद वहाबी मूवमेंट से जुड़े लोग लाए गए, कुका मूवमेंट से जुड़े लोग यहाँ आए, बर्मा से लोग यहाँ आए, एंग्लो मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े लोग 1891 में यहाँ आए, सेलुलर जेल्स में बहुत सारे क्रांतिकारी आए, 1920-21 में यहाँ मोपलाज आए, 1922 में रंपाज, फिर उसके बाद 1925 में मायाबंदर में जो आज बसे हैं, वेबी में जो हमारे करेन भाई बहन है वो, आगे आने वाले दिनों में छोटा नागपुर आदिवासी आए, और फिर रिहेबिलिटेशन स्कीम्स और बाकी स्कीम्स के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सौजन्य से यहाँ पर बंगला सेटलर्स आए, केरला से लोग आए, केरलापुरम
चाहे वो वहाँ के लोग आए, फौजी आए, एक्स-सर्विसमैन, तो इन सब के से बना है हमारा ये समाज। सिर्फ यही नहीं, इनकी ही देन नहीं है, बल्कि जो लोग भी मुख्य भूमि से यहाँ आए, चाहे वो नौकरी की तलाश में आए हो, चाहे वो एज ट्रेडर आए हो, बिजनेसमैन आए हो, हर किसी ने जो भी यहाँ आया, यहाँ का होके रह गया, उन सब ने मिलजुल कर इस समाज की रचना की है। और इस समाज को आज जो हम मिनी इंडिया कहते हैं, और मुझे तो कभी सोचो तो हमको तो यही लगता है कि हमारे ही जज्बातों को शायद कविवर बंकिम चंद्र ने कलमबंद किया था और लिखा था कि सुजलाम शिफलाम मलय जशीतलाम सस्यश्यामलाम मातरम वंदे मातरम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हम दर्शक निस्संदेह सौभाग्यशाली हैं कि आज इस मंच पर डॉक्टर रशीदा इकबाल जैसे अनुभवी और बहुत ही प्रख्यात लेखिका, उर्दू भाषा की बहुत ही मधुर जिनकी बोली है, तो और जो हमारे मंच पर यहाँ पे द्वीपों के प्रभावशाली लेखक हैं, द्वीपों की कई अनसुनी कहानी इतिहास से जुड़ी आज हमें सुनने को मिली। बहुत ही अच्छा एक सीखने का अनुभव और अवसर रहा आज। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से हमारे कलाकारों को भेंट स्वरूप पुस्तक देकर सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ DC साउथ अंडमान श्री अर्जुन शर्मा जी को।